नमस्कार, जय हिंद, क्या हालचाल एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आई इस प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम किताब पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 पे आज हम लोग आ गए हैं। यह चैप्टर बात करता है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, और स्पेसिफिकली यहां पर सिर्फ हम किसी ऐसे पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ये जनरल फीचर्स हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 8 सिर्फ जनरल फीचर की बात करेगा। एक सिंपल सा चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोग इनके अलग अलग जो मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में हम लोग इन डेप्थ जाके बात करेंगे। राजा राम मोहन रॉय के मूवमेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के मूवमेंट होंगे, उनको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बनानी है अपनी कि हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हमारे कंट्री में हुए ही क्यों, ये क्यों जरूरत पड़ गई कि हमको कुछ सोसाइटी और रिलीजियस के एस्पेक्ट से मूवमेंट करने पड़े। देखो, इसको समझने के लिए बेसिक चीज समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले अपने सेशन को। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप लोगों को पता है मेरे टेलीग्राम चैनल, और अभी मैं इसका वो लाना भूल गया, क्यूआर जो स्कैनर होता है। बट मैं एक काम करूंगा कि कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का वो लिंक लगवा दूंगा, उसमें आप जाके वो नोट्स मेरे वहां से ले सकते हैं जो आज मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्यों जरूरत पड़ी हमको ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की। अब देखो यार, चीज कुछ ऐसी है कि 1857 की क्रांति तो हो गई, और जहां जहां ये रिवोल्ट हुए थे 1857 में, वहां वहां हमें हर जगह, अप्रोक्सीमेटली हर जगह हमको सप्रेशन देखने को मिला। अंग्रेजों ने हमें सप्रेस कर दिया। अब एक लर्निंग ये डेवलप हुई कि यार हम हर जगह हारे क्यों, हम कहां हारे, हम क्यों हारे। तो हमें समझ में ये आया कि भाई भारत की सोसाइटी के अंदर, इंडिया में रहने वाले लोगों की रिलीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉगमास हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एलिमिनेट किए बिना हम अंग्रेजों को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। भाई हमारे सोसाइटी में ही खुद के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो हम इतने सारे लूप होल्स और इतनी सारी दिक्कत और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ इट इज नोवेयर पॉसिबल कि हम अंग्रेजों को हटा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले अपना होमवर्क करें, हम अपने देश के अंदर चीजों को बदलें, उसके बाद हम अंग्रेजों को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से शायद अंग्रेजों को हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। सॉरी, वो फैक्टर्स भी आपको समझ में आएंगे आज। सॉरी, वो फैक्टर्स भी आपको समझ में आएंगे आज, और समझ में आएगा कि ऐसे क्या क्या हम कह सकते हैं फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये रिलीजियस रिफॉर्म्स या सोशियो रिफॉर्म्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिजायर फॉर रिफॉर्म्स। क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रिफॉर्म्स हुआ। देखो, पहले चीज तो मैं एक बार बता दूं आपको कि ये जो रिफॉर्म्स भारत के अंदर होंगे, देखोगे इंडियन सोसाइटी में जो एनलाइटेंड सेक्शन था, यानी कि वो सेक्शन जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, थोड़ा सा एनलाइटेंड हो गया था, जानकारी हो गई थी, अवेयरनेस हो गई थी, ये उसी सेक्शन ने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स की शुरुआत करी। ये बेसिक चीज है, इसको आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारे यहां एनलाइटेंड लोग थे, एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स इंडियन सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी है, यही लोग होते हैं जो आप देखोगे कि वो रीअवेकनिंग करते हैं। रीअवेकनिंग एक वर्ड यूज किया गया है, स्पेक्ट्रम में, दैट इज रेनेसां। बहुत सही वर्ड तो नहीं है, वो खुद भी स्पेक्ट्रम भी दिखता है कि इट्स नॉट अ वेरी एप्ट वर्ड, बट ठीक है, समझने के लिए कर सकते हैं कि रीअवेकनिंग हो गया, या हम कह सकते हैं इट वाज अ टाइम ऑफ रेनेसां इन इंडिया। यानी कि हर चीज को लेकर अब हम लोग भी क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं, हर चीज को लेकर क्वेश्चन किया जाएगा। बिकॉज सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डॉगमास हैं, बहुत सारी ऐसी सुपरस्टिशियस चीजें हैं जो शायद हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, हमारी सोसाइटी को स्टैग्नेट रखेगी। और अगर स्टैग्नेंट सोसाइटी है, यानी कि लोगों का उत्थान नहीं होगा, और अगर लोगों का उत्थान नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा कैसे हमको अंग्रेजों को हटाना है। सो बेसिकली यहां से हम देखेंगे कि अवेकनिंग शुरू होती है। इन लोगों के अंदर क्या होता है, अवेकनिंग स्टार्ट होती है, एंड दीज पीपल लीड द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। यही लोग हैं जो भारत में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को लीड करेंगे। ठीक है ना, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दिस इज द बैकग्राउंड, है ना। इसको आप चाहो तो यू कैन मेंशन दिस, यू कैन मेंशन दिस पॉइंट, इसको आप लिख सकते हो एक हेडिंग बना के। मैंने हेडिंग यहां नहीं बनाई, मैंने हेडिंग यहां नहीं बनाई, आप हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, आप हेडिंग बना सकते हो, दैट इज बैकग्राउंड। किस बैकग्राउंड में हम आज इन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
तो जब यहां पर ये जो लीडर्स है, यहां पर ये जो लोग हैं जो सोशो रिलीजियस मूवमेंट को लीड करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, तो वही हमें पढ़ना है। नाउ द हेडिंग इज कि व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स थे दैट, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं दैट गिव राइज, मतलब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो डिजायर लेके आ रहे हैं कि हमको रिफॉर्म्स करना चाहिए। फैक्टर्स दैट गिव राइज टू डिजायर टू रिफॉर्म, इन लोगों के अंदर क्यों ये डिजायर आई कि नहीं हमको ना रिफॉर्म करना पड़ेगा। बेसिकली यही सवाल है कि ऐसा क्या यहां पर हुआ कि इन लोगों के अंदर ये डिजायर आया कि हमको यहां रिफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, सो प्लीज गिव द हेडिंग फैक्टर्स दैट गिव राइज टू डिजायर टू रिफॉर्म। ठीक है ना, वो क्या क्या फैक्टर्स थे, अभी मैं नहीं कह रहे हैं कि कैसे रिफॉर्म हुआ, हम तो ये समझ रहे हैं कि वो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये इच्छा जगी, डिजायर हुआ कि हमको रिफॉर्म करना चाहिए, ये चीज। चलिए इस पे एक हम लोग यहां पर सीधे सीधे चार्ट, फ्लो चार्ट बना लेते हैं और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से एक चार्ट बना के। आइए फर्स्ट पॉइंट प्लीज नोट, नंबर वन इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। पहला पॉइंट लिखिएगा इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। देखो दोस्तों, एक बात हमें समझनी है कि अभी तक जितने भी भारत के अंदर यहां पर इन्वेडर्स आए थे, जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि बहुत सारे इन्वेडर्स कहें या फिर मैं कह सकता हूं जो इन्वेजन इंडिया के अंदर हुआ है ना, जैसे कि इन्वेजन कहे या फिर आउटसाइडर्स, फॉरेनर्स जो भारत में आए, हुण आए थे, बैक्ट्रियन ग्रीक्स आए थे, है ना, हम बहुत सारे ऐसे यहां पर लोगों को देखते हैं, राइट। फिर उसके बाद आप देखो कि और भी यहां पर इन्वेडर्स आए, उसके बाद इस्लामिक रूल भी चला। इन लोगों में एक चीज ये थी कि ये भारत में आए और फिर भारत की कल्चर में एसिमिलेट हो गए, राइट, ये सब चीजें हुई। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो ये उस वक्त भारत आए थे जब इंडिया की सोसाइटी बहुत स्टैग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन एट द सेम टाइम यूरोप में चीजें बहुत एडवांस हो रही थी। दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस कि जब बाकी लोग आए और जब अंग्रेज आए तो क्या फर्क था। जब बाकी लोग आए तो ठीक है, वो आए इंडिया में, इंडिया कल्चर में एसिमिलेट हो गए, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो वो इंडिया कल्चर में एसिमिलेट नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं वो ये भी देखते हैं कि यार यूरोप में तो इतना एडवांसमेंट है, जहां से वो आए थे वहां बहुत एडवांसमेंट्स हो चुके थे, साइंस एंड टेक में डिस्कवरीज हो रही थी, इन्वेंशंस हो रहे थे, सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन भारत के अंदर स्टैग्नेंसी थी। और यहीं पर उनको अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई हम भारत पर कब्जा करेंगे। सो ये एक फैक्टर था, ये एक डिजायर था। अच्छा, ये देखा उन्होंने कि यार यहां से एक फीलिंग आई कि यार अंग्रेज इतना ज्यादा एडवांस्ड है, यूरोपियंस इतना एडवांस है, एंड दैट वाज द डिजायर कि हमको भी अपनी सोसाइटी के अंदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स करने चाहिए। पॉइंट वन इज क्लियर। तो पहला पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इसको आप चाहो तो ऐसे मेंशन कर सकते हो कि भाई पहले अर्लियर क्या होता था कि जो भी यहां पर फॉरेनर्स आए थे, है ना, वो फॉरेनर्स हमारे कंट्री में एसिमिलेट हो गए, हमारे कल्चर के साथ एसिमिलेट हो गए। लेकिन जब ब्रिटिश आए यहां पर, है ना, जब ब्रिटिश आते हैं तो ब्रिटिश डिड नॉट एसिमिलेट, वो एसिमिलेट नहीं होते हैं, है ना। और ये एक ऐसे टाइम पे आए हुए हैं जब भारत, इंडिया में बहुत स्टैग्नेंसी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्यों डिजायर आया, व्हाई वी शुड गो फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। दिस वाज द फर्स्ट रीजन कि इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, राइट। सेकंड पॉइंट प्लीज मेंशन, लिखिएगा दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, द कंडीशंस वर राइट फॉर द सोशल रिफॉर्म्स। व्हाई, लिखिएगा सोशल कंडीशंस जो थी, सोशल कंडीशंस भारत की जो थी वो पूरी तरह से राइट थी, कंडीशंस में राइट के रिफॉर्म होना चाहिए। व्हाई, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर, आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट प्लीज राइट, रिलीजियस, बहुत सारे कंट्री के अंदर रिलीजियस सोशियो इविल्स चल रहे थे और उन इविल्स को एलिमिनेट करने का ये बेस्ट टाइम था, ठीक है ना। तो सोसाइटी में, कंट्री में रिलीजियस सोशियो इविल्स एग्जिस्ट कर रहे थे जिनको इस वक्त एलिमिनेट करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट टाइम था। कंट्री के अंदर सुपरस्टिशन था, कंट्री में मैजिक चल रहा था, जादू टोना बहुत प्रिविलेंट, कंट्री के अंदर यहां पर आप देखोगे तो अनहेल्दी इन्फ्लुएंस था प्रीस्ट का ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, अनहेल्दी, है ना। एंड देन यू विल फाइंड आइडल्ट्री इज देयर, पॉलीथीज्म इज देयर। तो बिकॉज ये सारी सोशियो रिलीजियस यहां पर इविल सोसाइटी के अंदर है, यू कैन मेंशन दिस,
आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हैं, आप चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुपरस्टिशन इज प्रिवेलिंग, सुपरस्टिशन है ना। आप लिख सकते हैं कि मैजिक, जादू टोना की बात हो रही है। आप लिख सकते हैं कि अनहेल्दी इन्फ्लुएंस ऑफ, अनहेल्दी इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि भाई यहां पर आइडल्ट्री हो रही है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि यहां पर पॉलीथीज्म प्रैक्टिस हो रहा है, एंड दिस इज ऑल, इन चीजों के खिलाफ यहां पर आवाजें उठेंगी। क्लियर हो गया। सोशो रिलीजियस मूवमेंट इवल्स जो है सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रिविलेंट थे। नंबर 2, पोजीशन ऑफ वुमेन बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग थी। पोजीशन ऑफ वुमेन बहुत डिप्रेसिंग थी। पोजीशन ऑफ वुमेन बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग थी। डिप्रेसिंग कैसे थी? डिप्रेसिंग कैसे थी? चाइल्ड मैरिज हो रही थी, है ना। चाइल्ड मैरिज, सबसे पहले अगर हम उसके पैदा होने से बात करें तो पहले तो फीमेल इन्फेंटिसाइड। अगर पता चल गया कि कोई लड़की पैदा होने वाली है तो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया। फिर उसके बाद अगर वो इन्फेंटिसाइड नहीं हुआ, वो लड़की बच गई, नहीं मारा गया उसको, तो बचपन में शादी करा देंगे, चाइल्ड मैरिज हो गया। चाइल्ड मैरिज के बाद आप देखो प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, एक नहीं कई सारी वाइफ्स हुआ करती, पॉलीगैमी चल रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे बंगाल में देयर इज एन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कुलिनिज्म। कुलिनिज्म मतलब क्या होता है कि ओल्ड आदमी यंग लड़कियों में से शादी कर रहा है। उससे होता क्या था, वो ओल्ड आदमी है तो वो डेफिनेटली मर जाएगा, और जब मरेगा तो देयर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रैक्टिस चल रही है कि आपको अपने हस्बैंड की चिता पे, फायर पे जलना है, और अगर आप नहीं जलोगे देन यू हैव टू लिव अ वेरी हार्डशिप लाइफ। बहुत आपको जिंदगी ऐसी जीनी है जो बहुत दिक्कत वाली होगी। So problems ही प्रॉब्लम्स थे। पोजीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी डिप्रेसिंग, ठीक है। यू कैन मेंशन दिस, सारे पॉइंटर्स आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, सारे पॉइंट्स हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट शुरुआत करेंगे तो पहला फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड है ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड। सेकंड पॉइंट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज, बचपन में शादी करवा रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाइल्ड मैरिज के बाद प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, ठीक है। और अगर डेथ हो जाती है, पॉलीगैमी, अच्छा बंगाल का वो लिख लीजिए कुलिनिज्म, कुलिनिज्म ये आपके स्पेक्ट्रम में दिया गया है, ये बंगाल में प्रैक्टिस थी। व्हाट इज द प्रैक्टिस? दैट ओल्ड मैन, बुढ़े लोग, बुढ़े यानी ज्यादा एज के जो मैन होते थे, दे आर मैरिंग द यंग गर्ल्स। तो जाहिर सी बात है जब बुढ़ा आदमी है तो मर जाएंगे, और जल्दी मरेंगे तो वो लड़कियां जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? विडो, ठीक है। और जब विडो हो जाएंगी तो आपने विडो रीमैरिज अलाउड नहीं कर रखी है, ये भी मेंशन कर सकते हैं आप लोग, विडो रीमैरिज नॉट अलाउड, है ना। विडो की रीमैरिज नहीं कर सकते, विडो की शादी दोबारा नहीं हो सकती है, ठीक है। और क्या तीसरा, सती प्रैक्टिस, और क्या, सती इज प्रेवलेंट, और अगर बच गए तो हार्डशिप बहुत ज्यादा है। दिस वाज द सोशल, इसलिए कह रहे हैं कि सोशल कंडीशंस राइट थी कंट्री के अंदर, और इस वजह से हम रिफॉर्म्स कर रहे थे। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, कास्ट इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी, कास्ट इनइक्वालिटीज थी, एंड इट वाज हाई टाइम कि कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म की जाए। स्पेशली आप देखोगे अनटचेबल्स, स्पेशली आप देखोगे अनटचेबिलिटी, अनटचेबल्स लेटर ऑन कॉल्ड एज दलित्स, शेड्यूल कास्ट। तो बेसिकली कास्ट इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी, एंड अनटचेबल्स, आपको पता है कि वर्ण सिस्टम जो था, कास्ट सिस्टम जो था, उस कास्ट सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि सबसे नीचे आते थे ये लोग, एंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए था। अब आप बताओ कि अगर ऐसे लोगों को आप सबसे लोएस्ट काउंट कर रहे हो, अनटचेबल्स आप कह रहे हो, तो क्या ये भारत की आजादी में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं करेंगे। पोजीशन ऑफ वुमेन इतनी खराब है, तो क्या आपको लगता है कि भारत की आजादी में ये लोग काम पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इतने ज्यादा सोशो रिलीजियस इवल्स हैं, आप सुपरस्टिशन में बिलीव कर रहे हो कि ऐसा इसलिए हो गया, ऐसा ही हो गया। कभी अंग्रेज मार पीट के चले जाए आपको, तो बोलोगे कहां, आप बोलोगे कि हाँ हमने कुछ बुराई किया होगा पिछले जन्म में, उसका नतीजा हमको मिल रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सोशल कंडीशंस आर राइट। अगर प्रॉब्लम ऐसी रहेगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम अंग्रेजों को एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए डिजायर हुआ कि हमको सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स यहां पर करने चाहिए। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर सी, ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। अब चूंकि वेस्टर्न कल्चर हम पे इंपोज किया जा रहा था, तो हमें यहां पर वेस्टर्न कल्चर को जब हमें अपोज करना है
तो बट ऑब्वियसली बात है कि तभी अपोज हो पाएगा जब हम अपनी सोसाइटी में अपने कल्चर को बेटर बता पाएंगे लोगों को, अदरवाइज लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये भी एक डिजायर था जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, लोगों ने मतलब यहां पर हमें रिफॉर्म्स करने के लिए उत्सुक किया। ठीक है, देन उसके बाद पॉइंट नंबर डी, प्लीज राइट, एनलाइटेंड इंडियंस, एनलाइटेंड इंडियंस, एनलाइटेंड इंडियंस के अंदर अवेयरनेस आई। अवेयरनेस, एनलाइटेंड इंडियंस के अंदर आप देखोगे तो अवेयरनेस आती है। किस बात की अवेयरनेस भाई? अभी अवेयरनेस कैसी आई? अब इनको यह समझ में आया कि यार इंडिया जैसा बड़ा कंट्री, विशाल देश, एक छोटे से फॉरेन पावर के सामने हार गया। छोटे से फॉरेन पावर मतलब जो लोग भारत में आए थे, छोटी टुकड़ी तो थी, ऐसा थोड़ी है कि पूरा अंग्रेज आ गए होंगे, है ना। तो उनको लगा कि यार हैंडफुल ऑफ पीपल दे हैव डिफीटेड द एंटायर कंट्री एंड दिस इज व्हाट दे रिफ्लेक्ट। इसी में इस बात को रिफ्लेक्शन हुआ कि शायद हमारा सोशल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक है, हमारे यहां सोशल इवल्स बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हम उनसे हार गए। तो ये अवेयरनेस लोगों के अंदर आई दैट you know we are defeated by foreign powers, we are defeated by a handful of people. Awareness, sorry ये इसका तार जो है अटक गया। Anyway, what is the awareness? Number 1, what? Defeat किसके हाथों में डिफीट हो गई? हैंडफुल पीपल दे हैव डिफीटेड अस, है ना। उससे क्या रियलाइजेशन हुआ कि हमारा वीकनेस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, हमारा सोशल स्ट्रक्चर बड़ा वीक है। वीकनेस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, और हमें क्या अवेयरनेस हुआ भाई? देखो ऐसा हुआ कि भाई कुछ लोग थे जो कह रहे थे भाई सही है, अवेयरनेस आया तो कुछ लोगों ने कहा कि यस दे वेर हैविंग दिस बिलीफ कि जो अंग्रेजों का कल्चर है वो कहीं ना कुछ बेटर है, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि नहीं हमारा कल्चर ही यहां पर कोई खराब नहीं है, उसमें कुछ उसमें डॉगमास हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हैं, हमें उसे एलिमिनेट करना है। बट जो भी हो, एक कॉमन बिलीफ लोगों के अंदर ये था, शेयर्ड बिलीफ ये था कि हमें रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज व्हाई ये डिजायर आई टू रिफॉर्म। ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था यहां पर, डिफरेंट रिएक्शंस थे, डिफरेंट रिएक्शंस जरूर आए, बट कॉमन बिलीफ, लेकिन एक कॉमन बिलीफ यहां पर लोगों के अंदर यह रहा क्या कि हमको रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, रिफॉर्म्स आर डेफिनेटली नीडेड, रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट हमको है। तो ये यहां पर आपके कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी, राइट, इकोनॉमिक बहुत चेंजेस हो रहे थे, एजुकेशन बहुत तेजी से फैल रहा था, है ना, इन्फ्लुएंस जो है मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज का हमारे ऊपर आ गया था। तो जब ये सब चीजें हो गई तो डेफिनेटली बात है, एक डिजायर होगा कि हमको भी अपनी सोसाइटी यहां पर चेंज करनी है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई थिंक यहां पर आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हमको यहां पर लिखना है, एंड दिस इज व्हाट, ये इसका हेडिंग है, दिस इज द हेडिंग, फैक्टर्स दैट गिव राइज टू डिजायर टू रिफॉर्म। ये इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या यहां पर फैक्टर्स थे। आई होप यहां पर सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात आते हैं यहां पर कौन कौन से वो लोग थे जो ये डिजायर रखते थे या फिर ये यहां पर चेंजेस जो है वो यहां पर चाह रहे थे। प्लीज एक बार आप हेडिंग लिख दीजिएगा, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिफॉर्म, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल basis of reforms. Now please see guys, सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। देखो यहां पर 2 चीजें थी, ठीक है ना, यहां पर 2 चीजें थी, आइए जरा, और दोनों के ना पॉइंट यहीं पर मेंशन कर लेंगे हम लोग। आपके इस किताब के अंदर स्पेक्ट्रम में 2-3 पन्ने में दिया हुआ है, मैं इसे करेक्ट करूंगा एक ही स्लाइड के अंदर। देखो यहां पर बात है कि भाई सोशल बेस क्या था रिफॉर्म्स का, यानी कि कौन कौन वो लोग थे जो इस पर्टिकुलर चीजों को रिफॉर्म कर रहे थे। तो एक तो था मिडिल क्लास, राइट, एक था मिडिल क्लास, ठीक है, दूसरा इंटेलेक्चुअल क्लास, दूसरा था इंटेलेक्चुअल क्लास, या फिर क्राइटेरिया लिख लीजिए। तो एक तरफ यहां पर ये लोग हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो रिफॉर्म्स की बात करेंगे, और एक तरफ आपको इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। लेट अस डिवाइड दिस, और इसको अच्छे तरीके से यहां पर लिख लेते हैं। आइए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए मिडिल क्लास में यहां पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप
लिख सकते हो, मतलब उसको पेजेस को समझने के लिए, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट तो यही है कि मिडिल क्लास की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मिडिल क्लास वो मिडिल क्लास था जिसके पास दोनों प्रकार की नॉलेज है। उसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज भी थी, उसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, और साथ ही में आप देखोगे तो उसके पास मॉडर्न जो वेस्टर्न एजुकेशन है, मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज भी उसके पास थी, मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज भी उसके पास थी। तो ये कौन से लोग हैं? सोशल बेस पूछ रहा है, सोसाइटी के अंदर वो कौन सा तबका है? सोशल बेस का मतलब सोसाइटी के अंदर वो कौन सा तबका है जो इन रिफॉर्म्स की बात कर रहा है? तो हमने कहा पहले तो मिडिल क्लास, और एक होगा इंटेलेक्चुअल क्लास। समझेंगे क्या है? पहले मिडिल क्लास देख रहे हैं, तो एक तो मिडिल क्लास में क्या, वो मिडिल क्लास का आदमी जिसके पास दोनों प्रकार की नॉलेज थी, ट्रेडिशनल नॉलेज भी थी और उसके पास मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज भी यहां पर थी, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा बात, मॉडर्न जो मिडिल क्लास इंडिया में था वो बड़ा ही इंफ्लुएंस था अगर आप देखोगे वेस्टर्न आइडियाज से, ठीक है। देखिएगा सेकेंड पॉइंट, तो जो हमारा इंडियन मिडिल क्लास था, जो हमारा इंडियन मिडिल क्लास है, वो बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंस है, वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। किससे? किससे इंफ्लुएंस है? वो इंफ्लुएंस है वेस्टर्न मिडिल क्लास के लोग से। क्यों? क्यों इंफ्लुएंस है वेस्टर्न मिडिल क्लास से? क्योंकि यही वो वेस्टर्न मिडिल क्लास है जिसने यूरोप के अंदर रेनेसां लेके आया था। यही वो मिडिल क्लास है वेस्टर्न यूरोप का, जो वेस्टर्न कंट्रीज में था, जिसने यूरोप के अंदर रेनेसां, रैशनलिज्म, लॉजिक, साइंस, इन सबको वहां पर प्रमोट किया और उनकी वहां पर जो है वो वाहवाही करवाई थी, ठीक है। तो इसलिए हमारा इंडियन मिडिल क्लास जो है वो वेस्टर्न मिडिल क्लास से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस था, और इसीलिए वो चाहता था कि हम भी इसी तर्ज पे भारत के अंदर भी वो रिवॉल्यूशन या वो रेनेसां या वो रीअवेकनिंग यहां पर करें, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड, अब जो हमारा मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास वो बहुत डिफरेंट था और लोगों से जो भारत के अंदर दूसरे लोग थे जो मेजॉरिटी में थे इनफैक्ट, ठीक है। तो देयर वाज अ डिफरेंस इन सोशल बेस, सोशल बेस में एक फर्क था। एक तरफ हमारे वहां पर वो मिडिल क्लास थे, ठीक है, जो जिनको ज्यादा एक्सपोजर मिला था वेस्टर्न आइडियाज का, उन लोगों से जो एक्चुअली मेजॉरिटी में थे और उनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं था मिडिल क्लास, ठीक है ना। तो इसको भी आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिए कि मिडिल क्लास जो हमारा है उसको ज्यादा एक्सपोजर है, उसको ज्यादा एक्सपोजर है किस चीज से? वेस्टर्न आइडियाज से, उसको ज्यादा एक्सपोजर था वेस्टर्न आइडियाज से, ठीक है। एंड जो लोग मेजॉरिटी में है, इन कंपैरिजन टू, ऐसे लिख लीजिए, इन कंपैरिजन टू पीपल हु आर नॉट क्या कह सकते हैं, हु आर, while majority of Indians जो है वो इसके पार्ट नहीं थे, in comparison to people who are having no knowledge in the western education, ठीक है ना। सो मैं कह सकता हूं मिडिल क्लास एक्सपोजर वेस्टर्नाइज ज्यादा था, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मिडिल क्लास के बाद ऐसे लिख सकते हो कि हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न आइडियाज मेजॉरिटी जो इंडियंस थे, मेजॉरिटी जो इंडियंस है उनके पास वो नॉट पार्ट ऑफ मिडिल क्लास, तो मेजॉरिटी जो इंडियंस है वो मिडिल क्लास का यहां पर पार्ट थे ही नहीं, उनको वेस्टर्न एजुकेशन का यहां पर ज्यादा वो जो एक्सपोजर है वो उनको था ही नहीं, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट है कि जो रूट्स थे इंडियन इंटेलिजेंशिया के, मिडिल क्लास के, वो ट्रेड या कॉमर्स से नहीं आए थे। जैसे कि यूरोप में आप देखोगे कि वहां पर ट्रेड, कॉमर्स, इन सब का बहुत बढ़ावा हुआ, जिससे लोगों को बड़ा यहां पर अवेयरनेस मिला, अवेकनिंग मिली कि यार ऐसे भी हो सकता है। बट इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंशिया था, मिडिल क्लास था, उसका रूट्स आप देखोगे तो वो था बिकॉज दे वर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, और अंग्रेजों से काम करते करते उनको काफी चीजें सीखने को मिली उनकी कल्चर की, वहां से ये अवेकनिंग जो है, ये रिफॉर्म्स की जो भावना है वो उनके अंदर भी आती है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 4, कि जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंसिया, ठीक है, ये कहां से आती है? रूट्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंसिया कहां से आती है? वर्कड, बिकॉज ये पीपल जो थे वर्कड इन गवर्नमेंट सर्विस और प्रोफेशन लाइक लॉ, ठीक है, पीपल वर्कड इन गवर्नमेंट सर्विस और बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोफेशन है लाइक लॉ, उसमें ये काम कर रहे थे, एटसेट्रा,
उसमें ये काम कर रहे थे, वहां से उनको ये जो फीलिंग है, ये जो रिफॉर्म्स की भावना है, वो उनको आती है। ठीक है, यूरोप में आप देखोगे तो वहां पर इट वाज लाइक ट्रेड, कॉमर्स, इन सब चीजों से उनके अंदर भावना पैदा हुई। बट यहां यू विल फाइंड जो हमारे यहां इंडिया के अंदर रूट्स थे इंडियन इंटेलिजेंसिया के, वो उनको मिलते हैं कहां से? बिकॉज दे वर्किंग विद द गवर्नमेंट जो यहां पर थी, उसके साथ ये काम कर रहे थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया। अब इसमें क्या है सिनेरियो, जरा देखते हैं। इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसको आप लोग फिर रीड करेंगे तो आप लोगों को इजीली सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बीच में कर लेते हैं। यस, चलिए आइए देखते हैं यहां पर क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, रैशनलिज्म। रैशनलिज्म। सेकेंड पॉइंट, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। और तीसरा लिखिएगा, थर्ड लिखिएगा, रैशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, एंड देन प्लीज राइट ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ह्यूमैनिटेरियनिज्म थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए। क्या हो गया भाई? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। आइए देखो, इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया मतलब ऐसे कुछ लोग थे यहां पर जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे और उनका रिफॉर्म करने का बेस था इन रैशनलिज्म। यानी रैशनलिज्म का मतलब क्या हो गया कि वो रिफॉर्म कर रहे थे और उनका रिफॉर्म करने का आइडिया इज कि हर चीज के ऊपर रीजन, लॉजिक और आप हर चीज पे एविडेंस प्रूव रखिए। यानी कि यू शुड क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज पे आप क्वेश्चन रेज करिए। ठीक है, आप हर चीज पे सवाल रेज करिए और वो सवाल जो है, मतलब जो भी ट्रुथ है, जो भी ट्रुथ है, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन, ट्रुथ शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट? इट शुड बी बेस्ड ऑन, मैं कह सकता हूं यहां पर रीजन, लॉजिक, साइंस। इन पे यहां पर बेस होना चाहिए किसी भी ट्रुथ को, हर चीज को। जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, जैसे आप देखोगे कि अक्षय कुमार दत्त, ये दो नाम आते हैं, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, और अक्षय कुमार दत्त। नाउ दीज पीपल, इफ यू विल सी, दे आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। ये हर चीज पे सवाल उठाते हैं और ये कोई भी जवाब जो चाहिए इनको, वो चाहिए होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। यानी इनका कहना यह था कि जो भी आउटडेटेड सोशल चीजें हैं, जो भी आपके आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं, उनको एलिमिनेट करिए, उनको हटाइए। और कैसे हटाना है? मतलब ऐसे नहीं हटाना है कि भाई बस कह दिया हटा दो, ऐसे तो विद्रोह हो जाएगा। और एक्चुअली हो भी रहा था विद्रोह राजा राम मोहन रॉय जी का। लेकिन जब वो ऐसे सवाल पूछते थे जिसका कोई लॉजिक, जिसकी कोई रीजन नहीं होता था, तो वहां पर फिर लोगों को सोचना मजबूरी हो जाती थी। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया में एक ऐसे लोग थे जो रैशनलिज्म वाले लोग थे, जो इस रिफॉर्म का बेस बनते हैं। ठीक है, यानी उनका रिफॉर्म करने का जो बेस था, जो उनका क्राइटेरिया था, वो था रैशनलिज्म। हर चीज के ऊपर सवाल उठाइए। दूसरा है रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। अब यहां पर भी आप देखोगे तो पीपल लाइक राम मोहन रॉय, यहां इनको भी देखोगे तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो, रिलीजन के जो सारे रिलीजन्स के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो सभी सेम होते हैं एंड दे आर यूनिवर्सल। सभी धर्मों के जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम है। हाँ, उन्होंने रिलीजन के फंडामेंटल्स को डिफेंड किया कि ये अच्छी चीज है, लेकिन कुछ चीजें रिलीजन की जो स्पेसिफिक हैं एंड दे आर बैड, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया। तो यहां पर उन्होंने रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म की कॉन्सेप्ट को डिफेंड किया कि नहीं, रिलीजन में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ उनके फंडामेंटल्स हैं जो सही हैं, कोई भी धर्म गलत चीज नहीं सिखाएगा, है ना। वो यूनिवर्सल है और सब जगह लागू होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ धर्मों की अगर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो गलत हैं, उनको हम क्रिटिसाइज करेंगे। तो प्लीज राइट कि रिलीजन शेयर कॉमन थिंग्स। रिलीजन जो है वो शेयर करता है कॉमन बिलीफ्स, है ना। ये बात सही है, वो कॉमन बिलीफ शेयर करता है ना। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं रिलीजन के, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ अगर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म जो है वो यहां पर किया जा सकता है। अगर कोई यहां पर सोशल प्रैक्टिस
इविल नेचर की है, सोशल प्रैक्टिस ऑफ इविल नेचर है, तो उसको हम यहां पर स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज करेंगे, और वो कर रहे थे। तो रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि रिलीजन के यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट करना, सभी के फंडामेंटल सेम होते हैं उसको अप्रिशिएट करना, उसको राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने डिफेंड किया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई सोशल प्रैक्टिस कोई इविल नेचर की है तो उसको यहां पर क्रिटिसाइज भी किया। ठीक है, फिर आता है ह्यूमैनिटेरिज्म। अब ह्यूमनिज्म या ह्यूमैनिटेरिज्म, मैं इसको ह्यूमनिज्म लिख देता हूं, ह्यूमनिज्म, यस प्लीज, ह्यूमनिज्म। अब देखिए इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर जो लोग ह्यूमनिज्म वाले लोग हैं उनका क्या पॉइंट है कहने का, व्हाट दे वर बेसिकली सेइंग, इनका कहना यह भाई फोकस करो ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटी पे, कि वो लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ह्यूमनिज्म का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ह्यूमनिज्म का बेसिक कंसेप्ट है कि भाई फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। इनका बेसिक चीज क्या है, फोकस, इनका बेसिक चीज क्या है, फोकस ऑन वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप ह्यूमन बींग्स की वैल्यू पर फोकस करिए। क्या क्या वैल्यूज है कि भाई ह्यूमन बींग्स जो है ना वो प्रोग्रेसिव होते हैं, प्रोग्रेसिव है। ह्यूमन बींग्स जो है ना वो चेंज को अडेप्ट करते हैं, चेंज अडेप्ट करते हैं। तो क्यों ना हम लोग ह्यूमन बींग्स की वो वैल्यू जो अभी तक चल रहे हैं उनको हम चेंज करें, उनको हम प्रोग्रेसिव तरफ ले जाएं। तो यहां ह्यूमनिज्म का जो अप्रोच है वो यही कि ह्यूमन की वैल्यू जो है ह्यूमन बींग्स की, उसको आप यहां पर चेंज करिए, क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू प्रोग्रेस, दे हैव द एबिलिटी टू अडैप्ट टू न्यू थिंग्स। तो बेसिकली ह्यूमनिज्म जो है आप समझोगे इस चीज को कि वो रादर फोकसिंग ऑन कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तब क्या होगा, स्वर्ग में क्या होगा, नरक में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दैट दे वर फोकसिंग ऑन टुडे। ठीक है, सो ह्यूमनिज्म आप देखोगे फोकस ऑन टुडे, फोकस जो था उनका वो आज पे है, फोकस ऑन टुडे, वो आज पे फोकस करते हैं, रादर देन हम ऐसे लिख सकते हैं, रादर देन वरिंग अबाउट आफ्टर लाइफ, रादर देन वरिंग अबाउट आफ्टर लाइफ, है ना, कि मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, है ना, आत्मा कहां भटकेगी कहां नहीं भटकेगी, ये सब चीजों पे ये फोकस नहीं कर रहे थे। क्लियर हो गया? ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एंड अब ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म, अब बात ये है कि चलिए ठीक है, यहां से जो है चीजें स्टार्ट होती हैं, यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं क्या कि भाई हमने ये तो समझ लिया कि दो आपको बेसिस मिले, सोशल बेसिस दो प्रकार के मिले, यानी कि एक तरफ मिडिल क्लास जो रिफॉर्म करना चाह रहे थे, एक तरफ कुछ इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया जैसे कि रैशनलिज्म, जैसे कि रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म और जैसे कि ह्यूमनिज्म। बट द पॉइंट इज कि जब ये रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ती है तो ये रिफॉर्म का डायरेक्शन क्या होता है। देखो कैसे ये आगे बढ़ती है। देखो पहला चीज तो ये है कि ह्यूमनिस्टिक आइडियाज सबसे पहले आते हैं, और ये ह्यूमनिस्टिक आइडियाज इनका कनेक्शन फिर धीरे धीरे रिलीजन के साथ हो जाता है, एंड देन स्लोली फिर ये सब सेक्युलर अप्रोच की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी कि जब रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ी भारत के अंदर, उस वक्त ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जब ये रिफॉर्म करना शुरू करते हैं तो इनका पहला जो तरीका होता है वो होता है ह्यूमनिज्म। ये ह्यूमनिस्टिक आइडियाज के ऊपर रिफॉर्म करना शुरू करते हैं। देखिए, द आइडिया दैट ऑल द पीपल आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड फेयरली, ये एक सबसे बेसिक आइडिया था जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का है, कि सभी लोग बराबर है भाई, सभी लोगों को आप इक्वली ट्रीट करिए ना, है ना। और उसी वक्त एक नया एजुकेटेड मिडिल क्लास यहां पर उठ रहा था, उसका उदय हो रहा था, एंड ऑल दीज थिंग्स प्लेड अ बिग रोल इन द सोशल रिफॉर्म्स। तो पहला जो है गाड़ी की शुरुआत जो होती है, कैसे रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं, पहले ह्यूमनिस्टिक आइडियाज आते हैं कि भाई सभी लोग बराबर हैं, है ना, सभी लोग इक्वल हैं और सब लोगों को बराबर से हमें ट्रीट करना चाहिए, है ना। और जो नया मिडिल क्लास है उदय हो रहा था, उसके पास ज्यादा अवेयरनेस थी और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में यहां पर मदद करी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई अब ये जो ह्यूमनिज्म से चीज शुरू हुई थी वो उसका कनेक्शन रिलीजन से आ गया। कैसे? तो यहां क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं, जैसे हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी की, है ना, जैसे हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये सारे जो आपके इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज, इन्हें कहीं ना कहीं रिलीजन के अंदर भी बुरा बोला गया है ना। रिलीजन में इनको खराब बोलता है, कहीं रिलीजन में नहीं लिखा गया कि अरे नहीं ये चीज तो अच्छी है, कहीं कहीं नहीं लिखा गया रिलीजन में कि अनटचेबिलिटी बहुत बढ़िया है ना। ये कहा गया कि भाई ऑल दिस थिंग्स इज सोशल चीजें, जो बनाई गई चीजें हैं, वही लिखा है, वेर सपोर्टेड बाय रिलीजियस आइडियाज। क्या चीज? बहुत सारे सोशल इश्यूज जैसे कि अनटचेबिलिटी, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वे सपोर्टेड बाय रिलीजियस आइडियाज, सो सोशल रिफॉर्मर्स वेर ऑफन लिंक्ड टू रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो जो सोशल रिफॉर्म्स थे उनका लिंकेज रिलीजियस रिफॉर्म्स के थ्रू भी हो गया।
है ना। तो यहां पर ये है कि मेनी सोशल इश्यूज जैसे कि अनटचेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, वेर सपोर्टेड बाय रिलीजियस आइडियाज। तो मतलब रिलीजियस आइडियाज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज कि यही चीजों को क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया। तो अल्टीमेटली हमें रिलीजियस रिफॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। जस्ट आई थिंक आई जस्ट सेड, मैंने शायद ये बोला था कि रिलीजन में कहीं कुछ गलत नहीं लिखा है, वॉट मैंने शायद कुछ कहा था कि रिलीजन को, मैंने कहा कि रिलीजन जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, बट द पॉइंट इज इसको ऐसे समझिए आप कि ऑफ कोर्स रिलीजन कहीं भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन द थिंग इज कि जिस प्रकार से आप टेक्स्ट को पढ़ा जा रहा है, जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, उसमें रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को सपोर्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं रिलीजन जो है अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोग रिलीजन के अंदर भी रिफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज वाई जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म हुए और फिर रिलीजन के अंदर रिफॉर्म हुए, और दोनों में यहां पर हमको रिफॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर इनकी गाड़ी जो है वो सेक्युलर अप्रोच की तरफ आ जाती है, एज सिंपल एज दैट। ओवर टाइम द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो चल रहा था, है ना, मूव्ड अवे फ्रॉम द रिलीजियस एस्पेक्ट एंड टुक अ मोर सेक्युलर अप्रोच, यानी कि जो अभी तक रिलीजियस अप्रोच थी वो खत्म होकर अब यहां पर एक सेक्युलर अप्रोच आ गई, ठीक है। So in crux, I'm just cruxing it so that आप confusion आपको ना हो। तो point is कि what is the direction, social reform शुरू हुए तो कैसे चले भाई, पहले ह्यूमनिस्टिक आइडियाज, पहले ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कि सभी इंसान जो है वो इक्वल है और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है ना। और जो नया मिडिल क्लास का उदय हुआ उसके पास काफी अवेकनिंग थी, काफी वो इंटेलेक्चुअल क्लास था, यानी काफी पढ़ा लिखा तबका है, तो वो जान रहा है कि क्या गलत हो रहा है, दैट इज वाई उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोशल रिफॉर्म्स में। अब लेकिन जैसे मैंने बताया कि भाई ऑब्वियसली लोगों की लाइफ वेरी क्लोजली निटेड होती है विद रिलीजन। रिलीजन के अंदर ही बहुत सारे ऐसे डॉगमास थे, कई जगह ऐसा देखने को मिला हमको कि अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इन सबको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा था, एंड दैट इज व्हाई ये जो रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए तो रिलीजियस मूवमेंट्स भी यहां पर शुरू हुए, उनको भी रिफॉर्म करने की बात करी गई रिलीजन को, एंड देन इनकी गाड़ी जो है वो सेक्युलर अप्रोच की तरफ आके यहां पर टिकती है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, फिर उसके बाद देखिए यहां पर हम बात करते हैं, ऑलराइट तो यहां पर अर्ली फोकस क्या था, जब ये शुरू करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होता है तो इनका अर्ली फोकस क्या था और बाद में इन्होंने क्या किया। देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वेर मेनली सपोर्टेड बाय अपर एंड मिडिल क्लासेस एंड हायर कास्ट who wanted to balance modern ideas with existing traditions। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इट वाज मेनली कंसर्न्ड विद अपर एंड मिडिल क्लासेस प्लस हायर कास्ट who wanted to balance modern ideas with existing traditions। एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस के साथ वो चाहते थे कि मॉडर्न आइडियाज भी लाए जाएं। इनिशियली ये मूवमेंट का तरीका ऐसा था, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, इवेंचुअली द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रीच द लोअर क्लासेस आल्सो एंड एम्ड टू चेंज द एंटायर सोसाइटी। तो इनिशियली आप देखोगे कि स्टार्टिंग में ये अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो आपके यहां पर हायर कास्ट है उन्हीं तक सीमित था, लेकिन बाद में सोशल रिफॉर्म का जो बेस है वो क्या हो गया, और ज्यादा वाइड हो गया। और जब वाइड बेस हुआ तो इसमें हम देखेंगे कि लोअर कास्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया, है ना, लोअर कास्ट को भी यहां पर इंक्लूड कर लिया गया इस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर। क्लियर, ठीक है ना, तो बात समझ में आ गया। देन नाउ सी की कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब यहां पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमें यहां पर समझने हैं, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस यहां पर हुए। देखिए अब यहां कुछ नाम आपके सामने है, ये फैक्चुअल चीज है, तो आई वांट कि आप लोग ना इसके लिए चार्ट वगैरह प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने खुद से कॉपीज के अंदर, और वो चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए जरा यहां पर हम बात करते हैं क्या क्या यहां पर रिफॉर्म, कौन कौन यहां पर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। देखिए कुछ होते हैं आपके सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, ठीक है ना, कुछ आपकी सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल कॉन्फ्रेंस हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी हो गया। आपने काफी नाम सुने होंगे, जैसे बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज थी जो हेल्प कर रही थी सोशल रिफॉर्म के लिए, है ना। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स भी थे जो रिफॉर्म जैसे कर रहे थे, जैसे कि ज्योतिबा, जैसे आप देखोगे ज्योतिबा फूले, राइट, ज्योतिबा फूले, है ना, जैसे आप देखोगे गोपाल हरि देशमुख, जैसे आप देखोगे के.टी. तेलंग, जैसे आप देखोगे बी.एम. मालबरी, देन डी.के. कार्वे, श्री नारायण गुरु, ई.वी. रामास्वामी नाइकर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था, बी.आर. अंबेडकर साहब प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल रिफॉर्म्स। तो अभी हम लोग के आगे चल के इस लेक्चर में आगे इनके नाम भी आएंगे और इन्होंने जो जो संस्थान खोली है ना, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो सब चीजें आएंगी, तो अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई सोशलिज्म की शुरुआत, जब ये रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई तो रिफॉर्म मूवमेंट की गाड़ी कैसे आगे बढ़ी, है ना। पहले उनका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड देन उसके बाद उनका जो रिलीजियस अप्रोच एंड देन उसके बाद सेक्युलर अप्रोच, ठीक है। अब ये सोशल रिफॉर्म की जो बेस है उसको वाइड किया, पहले जहां तक अपर क्लास और मिडिल क्लास लोग थे, है ना, हायर कास्ट के लोग थे, अब लोअर कास्ट के लोगों को भी यहां पर जो है वो इंक्लूड कर लिया, ठीक है। और की कॉन्ट्रीब्यूशंस हम देख सकते हैं, कुछ नाम यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ रोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट भी रहा,
रोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट भी रहा। अब जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर नेशनल मूवमेंट चल रहा है, शुरू हो गया है, भारत को आजाद कराने की बात चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब आजादी के साथ साथ सोशल रिफॉर्म भी जरूरी है। जैसे हम सीख चुके थे, इसीलिए हम आजादी की बात भी कर रहे थे, नेशनलिज्म भी दौर चल रहा था, और एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स भी यहां पर जो है हो रहे थे। और धीरे धीरे हमारे लीडर्स जो है वो मासेस तक पहुंच जाते हैं, है ना, रीचिंग द मासेस। तो रिफॉर्मर्स जो है वो यूज्ड इंडियन लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया, बुक्स का इस्तेमाल किया गया, न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया गया, इवन आप देखोगे सिनेमा का इस्तेमाल किया गया, ताकि वो अपने यहां पर जो आइडियाज है रिफॉर्मर्स, वो ज्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाए और जल्दी पहुंच पाए। तो जो रिफॉर्मर्स हैं वो किस प्रकार से यहां पर मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने मासेस तक पहुंचने के लिए जो लोकल चीजें हैं उसका इस्तेमाल किया। बहुत हाईफाई नहीं किया, उन्होंने उन चीजों को पिकअप किया जो मासेस को हिट कर पाए, जो मासेस को समझ पाया। पता चला कि ऐसा होता कि रिफॉर्मर्स बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास है, अब वो अपने आप को अंग्रेजी में बोलने लगे, है ना, बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाएंगे, पता चला समझ में ना आए। मेन पॉइंट ये होता है कम्युनिकेशन, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे आप चीजों को समझा रहे हो, है ना। आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी ये ज्यादा मैटर करता है। कभी आपको लगता है कि यार मेंस एग्जाम में मुझे बहुत टेक्निकल और बहुत हाईफाई लैंग्वेज नहीं लिखूंगा तो मैं कैसे यहां पर मुझे मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं। इट इज मोर अबाउट कि आप कैसे अपनी बातों को आसान से आसान भाषा में पहुंचा सकते हो एग्जामिनर तक, मार्क्स आपको उसी बेसिस पे मिलेंगे, है ना। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको वोकैबुलरी अच्छी करनी चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको वर्ड लिमिट होती है ना, वर्ड लिमिट है। तो अगर कोई आंसर आपको लिखना है 250 वर्ड्स में, अगर आपके पास कुछ 3-4 शब्दों के लिए एक शब्द है, तो आप उसको वहां रिप्लेस करोगे तो 2 मैसेज जाते हैं। एक तो ये कि आपने वर्ड लिमिट को ध्यान में रखा, आप कम वर्ड्स यूज करके आप मैक्सिमम बातें कहना चाहते हो, है ना, एक तो ये चीज। और दूसरी बात, आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी जो नॉलेज है, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो यहां पर ये सब चीजें थी, एंड दैट इज द रोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब मेन गोल्स ऑफ सोशल रिफॉर्म यहां पर क्या था, क्या क्या उनके मेन गोल्स थे, क्या क्या करना है। देखो, हमने ये ऑलरेडी समझा कि भाई एक तो क्या, वुमेन का स्टेटस बड़ा खराब था, उसको इंप्रूव करना है। अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा अनएंडिंग टॉपिक था, अनटचेबिलिटी को एंड करना है। तो ये इनके यहां पर बेसिक गोल्स थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के, ठीक है। ये चीज हमें करनी है। अच्छा, एक चीज और है जो मुझे यहां पर आपको समझाना चाहूंगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भाई ये जो मूवमेंट के प्रकार है ना, मूवमेंट के प्रकार कितने थे, ठीक है। ये तो हमने देख लिया यहां पर, तो एक बार हम यहां पर देख लेते हैं मूवमेंट के प्रकार कितने थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हो रहे थे, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने थे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एक चीज यहां पर हम मिस कर गए हैं, इसको लिख लीजिए, छोटा सा पॉइंट है, वैसे भी आप जानते ही हो उसको। टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने थे, ठीक है। देखिए, 2 प्रकार के मूवमेंट यहां पर देखने को मिलते हैं जब हम रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं। एक आपका मूवमेंट हो गया जिसको हम लोग कहते हैं, जब हम उसको बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, एक हम लोग बोलेंगे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, प्लीज नोट करिएगा। एक हम लोग बोलेंगे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हो गया, ठीक है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। अब रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, जब हम कोई चीज चेंज करना चाह रहे हैं, है ना, एम्स टू चेंज एंड मॉडर्नाइज सोसाइटी, राइट। आप इसको मेंशन कर लीजिए, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, एम्स टू चेंज एंड मॉडर्नाइज सोसाइटी, एंड मॉडर्नाइज सोसाइटी। ये हो गया आपका रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या हो सकता है, राजा राम मोहन रॉय, है ना, ब्रह्मो समाज उनका, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब हो गए आपके रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां प्लीज राइट ब्रह्मो समाज, ठीक है। एग्जाम्पल और लिख लीजिए यहां पर, जैसे अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये सब जो 2 मूवमेंट और एग्जाम्पल दिया है ना, हम लोग और सब चीजें याद करेंगे, डिटेल से देखेंगे एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल है आपके रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के, ठीक है। दूसरा जो मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। क्या बोलेंगे, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इसको बोलेंगे, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इसको बोलेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रिवाइव कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा एम्स टू ब्रिंग बैक व्हाट, ट्रेडिशनल practices, aims to bring back traditional practices and strengthen them, और उनको मजबूत करना, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे लिख लीजिए आप लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड आर्य समाज, देवबंद मूवमेंट, ये आपके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हो। आर्य समाज, देवबंद मूवमेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जो रिवाइवलिज्म की बात कर रहे थे, अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रिवाइव करना चाहते थे,
ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ मूवमेंट है जो मिस कर गया था। उसके बाद फिर डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स हो गया, हमने डायरेक्शंस देख लिया। फिर सोशल रिफॉर्म का बेस किस प्रकार से वाइड होता चला गया हम वो समझ लिए। कुछ क्विक कंट्रीब्यूशंस हमने देखे, एंड देन रोल ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या था, एंड देन व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ सोशल रिफॉर्म। ठीक है, नाउ अब यहां से कुछ चीजें बड़ी सिंपल हैं, जैसे आपके अंदर आपके चैप्टर में दिया गया है कि फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन पोजीशन, है ना, हमें अनटचेबिलिटी और वुमेन को ही एलिमिनेट करना है, यही हमारे की गोल्स हैं और हमने उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन की कंडीशन बड़ी खराब थी, है ना, जैसे यहां पर अब ये मैं डायरेक्टली स्लाइड पे आपको ले आता हूं क्योंकि कुछ ज्यादा इसमें मतलब लिखने लायक है नहीं और बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हैं, तो आप यहीं से ना कुछ पॉइंटर्स नोट कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि भाई वुमेन का जो पोजीशन है ना वो बड़ा ही यहां पर स्टेटस बड़ा उनका लो था, है ना, बहुत ही लो स्टेटस था और उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी यहां पर हुआ नहीं करती थी, है ना। आप देखोगे कि वुमेन जो है वो वुमेन पर्दा सिस्टम चल रहा है, प्रैक्टिस ऑफ पर्दा सिस्टम इज गोइंग ऑन, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, फेसेस आप व्हील कर रहे हो, बट दिस इज समथिंग जो अगर आप सोचो कि अगर औरत जो है वो पर्दा में है, अगर वो औरत अपने फेस को व्हील किए हुए है तो कैसे ही वो आगे बढ़ेगी, कैसे ही फिर वो देश की आजादी में अपना हाथ बटाएगी। जब वो पर्दा में रहेगी तो उसका कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही नहीं होना है। तो यहां पर जैसे प्रैक्टिसेस लाइक पर्दा सिस्टम चल रहा है, इनफैक्ट आज भी चलता है ना, इनफैक्ट अर्ली मैरिज हो रही, जल्दी शादी कर दे रहे हो उनकी आप, राइट, बैन कर रहे हो, विडो मैरिज नहीं करने दे रहे हो कि भाई दोबारा विडो की शादी नहीं होगी, सती प्रैक्टिस चल रही है, मैंने आपको ऑलरेडी सब चीजें लिखा दी है ना। हिंदू मुस्लिम वुमेन वेर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिपेंडेंट ऑन मेन, ये तो आज भी आप देखते हो, बहुत सारी ऐसा होता है कि हम देखते हैं बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है जहां पर जो वुमेन है वो आज भी डिपेंडेंट है मेन के ऊपर, है ना, वो चाहे वो सोशली डिपेंडेंट हो चाहे वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो, इनका डिपेंडेंस वहां पर है। ठीक है, आप देखोगे एजुकेशन जो है औरतों को नहीं दिया गया, एजुकेशन औरतों को बाहर भेजते ही नहीं है, ऐसा माना जाता है कि भाई वो लड़कियों को पढ़ा के क्या करोगे, लड़कों को बाहर भेजो, उनके ऊपर खर्चा करो, है ना। हिंदू वुमेन जो है उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था, इनहेरिटेंस राइट नहीं है कि पिताजी की डेथ के बाद जो है इनको अधिकार जो है इनको मिल जाए, लड़कों को ही मिलता था। ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। अब तो खैर ऑब्वियसली देयर इज इनहेरिटेंस, को पासनरी हो चुकी हैं लड़कियां, ठीक है, बट द थिंग इज कि हिंदू वुमेन इज लैकिंग प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, उनके पास ये राइट नहीं है। इनफैक्ट मुसलमानों की बात भी करेंगे तो मुस्लिम वुमेन दे कुड ओनली इनहेरिट हाफ एज मच प्रॉपर्टी एज मेन, तो जितना यहां पर मेन इनहेरिट कर रहे हैं उसका भी आधा, मतलब एक तरह से इक्वालिटी वाज नॉट देयर एंड हैड नो इक्वालिटी इन डिवोर्स में भी आप देखोगे कोई इनइक्वालिटी यहां पर नहीं है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो चल रही। तो साथ ही साथ आप देखोगे कि हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो, पॉलीगैमी वाज प्रिवलेंट एट दैट टाइम, है ना। तो वुमेन का कोई यहां पर प्रॉपर सिनेरियो नहीं है, बहुत खराब उनकी सिचुएशन है। और हमारा ये जो हेडिंग है वो यही है कि फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है कि इन वुमेन के पोजीशन के लिए हमको लड़ना है, उनकी पोजीशन को बेटर करने के लिए लड़ना है, ठीक है। तो वुमेन देखिए अभी सारी प्रॉब्लम्स लिखी गई है। वुमेन were only recognized for their roles as wives and mothers, उनका रोल सिर्फ ये था कि भाई आप माँ हैं, है ना, आप बस बच्चे पैदा करिए, आप किसी की बीवी हैं, आप बस अपने हस्बैंड को खुश रखिए, एंड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर जो है सोशल रिफॉर्मर्स जो है वो वुमेन के स्टेटस को यहाँ पर इंप्रूव करना चाहते थे, राइट। और जो डोमेस्टिक स्फीयर में आप देखोगे तो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सोशलाइजेशन एंड वुमेन्स रोल इन इट वाज इंपॉर्टेंट। सो यहां पर बेसिकली बात यही थी कि आपको घरों घरों को रिफॉर्म करना था, है ना। आपको भारत में हर रहने वाले हर घर के अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत थी। आप डोमेस्टिकली अंदर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के बाहर, या हम कह सकते हैं अगर आप घरों के अंदर औरतों की पोजीशन को चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर भी आपको काफी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि यार घरों में आप बदलाव करो, एक एक घर बदलना चाहिए, तब जाके सोसाइटी बदलेगी। इन सबसे कुछ नहीं होगा कि हम बहुत बड़ा मेजर कोई एक स्कीम ले आए, कोई एक प्लान ले आए कि हम पूरे सोसाइटी में वुमेन को बदल देंगे। प्लान इज कि हर घर अगर अपने घर की औरतों को इज्जत दे, उनको यहां मौका दे अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, है ना, उनको मर्दों के साथ आगे बढ़ने दे, तो ऑटोमेटिकली आपका देश जो है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। एक तो ये चीज, तो इग्नोरेंस ऑफ वुमेन जो है वो सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस में बहुत बड़ा हिंड्रेंस है ना। हमको लगता है कि अगर अरे औरतों को पढ़ा के क्या है, सोसाइटी प्रोग्रेस ही तब होगी जब लेडीज, जब वुमेन यहां पर जो है उनको आप पढ़ाओगे, उनको आप सिविलाइज करोगे, उनको आप एजुकेशन दोगे, क्योंकि वो लड़की होगी, वो वुमेन ही होगी जो माँ होगी किसी की, है ना, जो अल्टीमेटली उन बच्चों को फिर ज्यादा अच्छा तरबियत देगी, उनको यहां पढ़ाई लिखाएगी। सो इट इज अल्टीमेटली वुमेन, है ना, क्योंकि देखो इट्स नॉट लाइक कि वुमेन घर में रहेगी इसलिए, बट अल्टीमेटली इट्स लाइक कि जो बच्चे होते हैं ना, जो चिल्ड्रन होते हैं दे अटैच टू दी वुमेन, है ना, जो मदर से अटैचमेंट होता है, तो जो सीखने को मिलता है बहुत कुछ मिलेगा। तो जब तक आप वुमेन को सिविलाइज नहीं करोगे, आप जब तक वुमेन के अंदर एजुकेशन लेके नहीं आओगे, तो अल्टीमेटली ना आप बच्चों को एजुकेट कर पाओगे, ना आप उनको अपलिफ्ट कर पाओगे, ना अल्टीमेटली आप अपनी सोसाइटी को बेटर बना पाओगे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो उस वक्त यहां पर चल रही थी, ठीक है। तो वुमेन लीडर्स भी बहुत सामने आती है।
19 सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में वुमेन लीडर्स एंड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द वुमेन्स इमांसिपेशन, और आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी काफी यहाँ पर चीजें करी हुई हैं जिसकी वजह से आज हम वुमेन का इमांसिपेशन यहाँ पर कर रहे हैं ना। जो रिफॉर्मर्स अपील टू डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इक्वालिटी, तो बेसिकली इक्वालिटी की डॉक्ट्रिन यहाँ पर आई। दे आर्ग्यूड दैट ट्रू रिलीजन डिड नॉट सैंक्शन एन इन्फीरियर स्टेटस टू वुमेन। अब यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि भाई कोई अगर सही रिलीजन होगा ना, कोई धर्म अगर धर्म वाकई धर्म अच्छा होगा, कोई ट्रू रिलीजन है, तो वो कभी भी वुमेन की स्टेटस को इन्फीरियर नहीं बनाएगा, कभी भी वुमेन की ग्रोथ को रोकेगा नहीं। अगर वो ट्रू रिलीजन है तो वो वुमेन की ग्रोथ को नहीं रोकेगा। दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट डिग्रेडिंग कस्टम्स। अब रिफॉर्मर्स ने आवाज उठाई है ना, जो पॉलीगैमी है इन सब के खिलाफ आवाज उठाई, पर्दा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई, विडो रीमैरिज नहीं होने के खिलाफ आवाज उठाई कि विडो मैरिज हो इसके लिए आवाज उठाई, राइट। ये सब चीजें यहां पर होती गई। बहुत सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज वुमेन के लिए शुरू करी गई है ना। ये यहां पर परसुएट किया गवर्नमेंट को कि ऐसे बहुत सारे लॉ बनाए जाए जो वुमेन की बेटरमेंट के लिए हो। और आप देखोगे प्रोपोगेटेड द यूजलेसनेस ऑफ मेडिवल फ्यूडल एटीट्यूड्स व्हिच रिक्वायर्ड टू बी गिवन अप। और ये कहा गया कि देखिए बहुत सारे ऐसे फ्यूडल एटीट्यूड्स हैं, बहुत सारी ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको वुमेन का एमांसिपेशन या अपलिफ्टमेंट यहां पर उनको करना है, ठीक है। ये सब चीजें यहां पर हो गई। नाउ बात ये आती है कि अब ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए। ये सबने समझ लिया कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, है ना, ये तो हमने देख लिया कि ये सब प्रॉब्लम्स थी भाई। अब बात ये आती है कि व्हाट द स्टेप्स वर टेकन टू एमुलरेट द वुमेन्स पोजीशन। चलिए एक बार हेडिंग लिख लेते हैं, स्टेप्स टेकन टू एमुलरेट वुमेन्स पोजीशन, एमुलरेट वुमेन्स पोजीशन, यानी कुल मिला के वुमेन की पोजीशन को बेटर करने के लिए, जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स यहां पर लिए गए। चलिए एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। इसके बाद आपके किताब के अंदर 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन 6 पॉइंट्स को मैं यहां पर क्रक्स कर दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग उसका डिटेलिंग जो है स्लाइड्स के अंदर देख लेंगे। आइए पहले समझ लेते हैं कि यहां पर क्या क्या पॉइंटर्स जो है वो दिए गए, ठीक है। चलिए आइए चार्ट बना लीजिए दोस्तों, लेट्स मेक दिस चार्ट। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, स्टेप्स क्या क्या लिए गए। पहला पॉइंट लिखिएगा, अबॉलिशन ऑफ सती, रेगुलेशन 27 जो किया गया था बंगाल कोड का 1829 में। प्लीज राइट एबोल्यूशन ऑफ सती, एबोल्यूशन ऑफ सती, यानी कि जो रिफॉर्मर्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए। एबोल्यूशन ऑफ सती कैसे, रेगुलेशन 27, रेगुलेशन 27 किसमें, बंगाल कोड में, बंगाल कोड ऑफ 1827। यहां से आप देखोगे तो सती को क्या कर दिया गया, सॉरी 1829 है, 1829, इससे आप देखोगे तो एबॉलिशन, सती को अबॉलिश कर दिया गया। ये यहां पर स्टेप लिया गया था सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा। सेकंड प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड, बी पॉइंट, प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड, प्रिवेंटिंग जो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रही है उसको रोकना है, प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब इसके लिए आप देखोगे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए 2 यहां पर कानून लाए गए थे, प्लीज नोट करिएगा, बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1804। तो होता क्या था कि प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड, क्यों ये प्रिवेंट कर रहे हैं, बिकॉज फीमेल को एक बर्डन की तरह दिखा जाता था कि फीमेल जो है ना एक बर्डन है, लड़कियां जो है एक बर्डन है, इस तरह से उनको देखा जाता था। और इसको एलिमिनेट करने के लिए यू विल फाइंड कि यहां पर बंगाल रेगुलेशन आया, बंगाल रेगुलेशन ऑफ ईयर, बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795, बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795, और एक यहां पर बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1804। प्लीज नोट करिएगा। तो ये यहां पर बंगाल रेगुलेशंस लाए गए थे जिसके तहत फीमेल इन्फेंटिसाइड को यहां पर खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। इनफैक्ट यहां पर देखिएगा एक एक्ट और आया था जिसको बोलते हैं, ये एक्ट 1870 का एक्ट था, ठीक है। एक एक्ट यहां पर और आया, एक एक्ट आया 1870 में। उस एक्ट के हिसाब से पेरेंट्स के ऊपर ये मैंडेटरी कर दिया गया था, पेरेंट्स के ऊपर ये बात मैंडेटरी कर दी गई थी कि आपको रजिस्टर कराना है। पेरेंट्स के ऊपर बात को मैंडेटरी कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया टू रजिस्टर द बर्थ ऑफ ऑल बेबीज, है ना, टू रजिस्टर बर्थ ऑफ ऑल बेबीज। इसको मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रजिस्टर कराना है बर्थ,
रजिस्टर बर्थ। क्लियर हो गया? ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। कहिए तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख दूं कि आप लोग को ये पॉइंट अलग अलग दिखे। यहां पर लिख देता हूं कि एक एक्ट और आया था, दैट इज, या एक काम करते हैं ना, इसके ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं एक्ट 1870। 1870 का एक्ट आया, जिसके हिसाब से क्या हुआ कि भाई पेरेंट्स को क्या करना है, रजिस्टर कराना है जितने भी यहां पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे आप पूरा लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट, एबॉलिशन ऑफ सती। स्टेप्स क्या लिए? एबॉलिशन ऑफ सती कैसे पता चला? रेगुलेशन 27 बंगाल कोड ऑफ 1804 का, ठीक है, 1829 का, एंड देन प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसकी जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी अभी। दो एक्ट पहले आए, बंगाल रेगुलेशन आया, एक तो आपका बंगाल रेगुलेशन 1795 का, और दूसरा बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1804, और एक एक्ट आया 1870 का। ये सब चीजें आपको स्लाइड्स में देखने को मिल जाएंगी। 3 पॉइंट, 3 विडो रीमैरिज, कि भाई विडो की दोबारा शादी हो सकती है। विडो रीमैरिज, एंड विडो रीमैरिज यू विल सी हिंदूज विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का आ गया था, जिसके बाद विडो की रीमैरिजेस को लीगलाइज कर दिया गया। ठीक है, प्लीज नोट करिएगा, इस एक्ट का नाम नोट कर ली, दैट इज द ओनली थिंग जो आपको समझना है। एक्चुअली आप देखोगे ना कि विडो रीमैरिज जो कॉन्सेप्ट था, ये जो पॉइंट था ना, ये ब्रह्मो समाज ने शुरू किया था, ब्रह्मो समाज के हिट लिस्ट पे था, है ना। इनफैक्ट आप देखोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे, है ना। इनका नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो पहले तो ब्रह्मो समाज रहा, ब्रह्मो समाज ने इसको शुरू तो किया था, ठीक है, उसके पास था, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, है ना, जो मेजर कंट्रीब्यूशन आया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की तरफ से। मेजर कंट्रीब्यूशन आया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की तरफ से। ठीक है, और इन्हीं के एफर्ट्स के चलते जो एक्ट बना दिया गया था, वो एक्ट कौन सा था? हिंदू एक्ट था, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। ठीक है, क्लियर? 1856। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, डी पॉइंट, कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज। एक भी लिख लीजिएगा, कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज। अब कई सारे हैं यहां पर जो एक्ट बनाए गए थे चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए, कई सारे एक्ट यहां बनाए गए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एक करके लिख लीजिए, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। अब ये सारे एक्ट बनाए गए हैं किस लिए? ताकि हम चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करें। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का एक्ट है। ठीक है, एक तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद एज ऑफ कंसेंट आया 1891 में, एज ऑफ कंसेंट, एक ये एक्ट बनाया गया था 1891 में। इनफैक्ट आप देखोगे इसके बाद एक और आया, दैट इज शारदा एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्ट से क्या हुआ था, इतना आपने सुना होगा, शारदा एक्ट, मैरिज एज जो है बॉयज की 18 कर दी गई थी और गर्ल्स की मैरिज एज 14 कर दी गई थी इससे। ठीक है ना, इसको मेंशन कर लीजिए। इससे क्या हुआ कि बॉयज की जो मैरिज एज थी वो 18 कर दी गई, 18 ईयर्स। ठीक है, और जो गर्ल्स की यहां पर एज है, मैरिज एज, उसको 14 कर दिया गया, 14 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में आफ्टर जब हम लोग आजाद हो गए तो फ्री इंडिया में एक एक्ट आया, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1978 का, है ना, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। फाइनली देखोगे तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया, और ये एक्ट आपका है 1978, यस 1978 का ये एक्ट था। अब इस एक्ट के तहत अगर आप देखोगे तो जो बॉयज की एज है वो बढ़ा के 18 ईयर्स कर दी गई है, और जो गर्ल्स की एज है मैरिज एज, वो बढ़ा के 20, गर्ल्स की एज 18 कर दी गई, सॉरी, बॉयज की एज 21 कर दी गई है। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, बॉयज आप बाद में शादी करेंगे, आपकी उम्र 21 साल कर दी गई है, और जो गर्ल्स है उनकी मैरिज एज यहां पर 18 ईयर्स करी गई है। ठीक है, तो ये इस एक्ट चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1978 के तहत किया गया था। ये कंट्रोलिंग द चाइल्ड मैरिज यहां पर हो गया। ठीक है, इसके अलावा वुमेन के एजुकेशन के लिए बहुत सारे यहां पर स्टेप्स लिए गए। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, वुमेन एजुकेशन, पॉइंट नंबर ई,
वुमेन के एजुकेशन के लिए बहुत सारे यहां पर स्टेप्स लिए गए, यानी कि बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए। अब एक लड़ी है किताब के अंदर नामों की दी गई है ना, जैसे बेथ्यून स्कूल हो गया है ना, जैसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे कि यहाँ पर फला भाई मेडिकल जो एजुकेशन है वो लेडीज को, वुमेन लड़कियों को देना शुरू कर दिया गया, ये सब हुआ। और इसके अलावा आप देखोगे पॉइंट नंबर है, हम इसको स्लाइड्स में देखेंगे क्योंकि बहुत सारे नाम आएंगे उसमें, फैक्चुअल डेटा है उसको बस बताना ही है मुझे मुंह से, और कुछ है नहीं उसमें एक्सप्लेन करने वाला। और फिर पॉइंट नंबर एफ जो है वो है वुमेन एसोसिएशंस, बहुत सारी वुमेन्स की एसोसिएशन बनाई गई, वुमेन्स एसोसिएशन, ये भी एकदम फैक्चुअल पोर्शन है, इसको भी खाली हम लोग ओरली देखेंगे कि कौन कौन से वुमेन के एसोसिएशन फॉर्म किए गए थे फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो दो गोल्स हमको डिस्कस करने हैं। पहला गोल हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, ये देखिए, एक तो हो गया वुमेन का स्टेटस, हम लोग इसकी बात कर ही रहे हैं कि भाई इनका मेन गोल क्या था, वुमेन के स्टेटस को बेटरमेंट करना। तो हमने ये देखा एबॉलिशन ऑफ सती किया गया, फीमेल इंफेंटिसाइड को कंट्रोल किया गया, खत्म किया गया। हम उसका देखेंगे विडो रीमैरिज की बात करी गई, हम उसके बाद देखा हमने कि कंट्रोलिंग द मैरिज एक्ट, फिर हमने देखा वुमेन की एजुकेशन, और फिर हमने देखा कि वुमेन बहुत सारे एसोसिएशंस बनाती है। क्लियर हो गया? चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, बाकी हम लोग इन सब पॉइंटर्स को डिस्कस करते चले आ चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं स्टेप्स क्या क्या लिए गए। तो दोस्तों यहां पर सारी चीजें आपको, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये सब पॉइंटर्स आपको यहां मिल जाएंगे, कुछ ज्यादा इसमें बचा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इलीगलाइज सती, एफर्ट्स ऑफ इंडियन रिफॉर्मर्स लेड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट थे जिसकी वजह से आप देखोगे सती जो है यहां पर क्या हो गया, उसको इलीगलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया था वो आप लिख सकते हैं, रेगुलेशन एक्ट, ये देखिए रेगुलेशन 27, तो लॉ अप्लाई टू बंगाल प्रेसिडेंसी पे अप्लाई करता है, और बाद में इसको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पे भी एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। नाउ आफ्टर दैट आप देखोगे नेक्स्ट यू विल फाइंड प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इंफेंटिसाइड। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी कानून बता दिया। भाई पहले क्या होता था कि न्यू बॉर्न जो लड़कियां होती थी, गर्ल्स, उनको यहां पर मार देते थे। ठीक है, और तो ये बहुत कॉमन था अपर क्लास बंगालीज एंड राजपूत्स में, राइट। देन बंगाल रेगुलेशन 1795 का आया एंड 1804 का आया, है ना, जिसने क्या किया, इंफेंटिसाइड को इलीगल कर दिया और उसको मर्डर के बराबर बता दिया। देन 1870 का एक एक्ट आया जिसके तहत पेरेंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको बर्थ को रजिस्टर कराना पड़ेगा जहां कहीं भी आप यहां पर हैं। ठीक है, ताकि हम लोग वेरिफिकेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ फीमेल चिल्ड्रन इन एरियाज वेयर इंफेंटिसाइड प्रैक्टिस इन सीक्रेसी, अगर आप सीक्रेसी में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो इनमें वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दी है। ठीक है, देन विडो रीमैरिज के लिए मैंने आपको अगेन बता दिया कि भाई यहां पर जो इंपॉर्टेंट एजेंडा जिसका था वो थे ऑब्वियसली ब्रह्मो समाज यहां पर हो गया। लेकिन आप देखोगे कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का ये बहुत बड़ा हिटलिस्ट था और उन्हीं की यहां पर देन थी, इसकी वजह से हम देखेंगे कि हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट जो है वो यहां पर फॉर्म हो जाता है। क्लियर हो गया? एक तो ये पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें विद्यासागर जी थे वो एक्चुअली आप देखोगे तो वैदिक टेक्स्ट का यूज करते थे अपनी बात को प्रूव करने के लिए, है ना, क्योंकि उनको पता था कि भाई लोग जो है वेदास को यहाँ पर ऑब्वियसली प्राइमरी वो देते हैं। तो बेसिकली उन्होंने, विद्यासागर जी ने क्या किया, ही यूज्ड वैदिक टेक्स्ट टू प्रूव हिंदू रिलीजन सैंक्शनड इट, कि भाई ये बात हिंदू रिलीजन सैंक्शन करी गई कि नहीं विडो रीमैरिज होनी चाहिए, है ना। ये सब बातें कहीं भी ऐसा नहीं है कि तुम लोग कहते हो ना कि शादी नहीं होनी चाहिए, कहां लिखा है। तो उन्होंने वैदिक टेक्स्ट का यूज किया और उन्होंने यहाँ पर इस चीज को प्रूव किया कि हिंदू रिलीजन सैंक्शन द मैरिज आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस एक्ट जो बनाया गया हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, इसके तहत आप देखोगे तो ये अलाउ कर दिया गया कि विडोज शादी कर सकती है, वो रीमैरी कर सकती है ना, लेजिटिमाइज चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ सच मैरिजेस, और जो यहां पर बच्चे पैदा हुए हैं उनको लेजिटिमाइज भी कर दिया गया। ठीक है, ये एक्ट एक मेजर सोशल रिफॉर्म्स था और स्टार्टेड न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है, सोम प्रकाश जो यहां पर न्यूज़पेपर है उसको यहां पर प्रकाशित किया गया था विद्यासागर जी के द्वारा। एंड ही आल्सो रोट अ बुक बहु विवाह। ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, तो इनको आप नोट करिएगा, आई एक्सपेक्ट कि आप इनको लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत फैक्चुअल है ना, देयर इज नो पॉइंट मैं इनको लिख के बताऊंगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आई वांट कि छोटा सा छोटा लेक्चर रहे आप लोगों का। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। नाउ इसमें हमने और देखा क्या बातें देखी और क्या बातें देखी, जैसे यहां पर देखिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन फॉर्म किया गया था, ये विष्णु शास्त्री पंडित जी के द्वारा, विष्णु शास्त्री पंडित 1850 में किया गया था। देन उसके बाद सत्य प्रकाश यहां पर प्रकाशित की गई करसन दास मूलजी के द्वारा इन 1852, जिसमें विडो रीमैरिज की बात हो रही थी। ऐसे ही आप देखोगे डीके कार्वे एंड वीरासलिंगम पंतुलू ऑल्सो सपोर्टेड द विडो रीमैरिज। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट आप देखोगे डीके कार्वे थे ना, उन्होंने खुद ही एक विडो से शादी करी थी, इस बात को बताने के लिए। मैरिड टू अ विडो इन 1893 एंड दिस ओपनड अ विंडो, और क्या किया, ओपनड अ विडोज होम, विडोज होम को भी यहां खोला डीके कार्वे ने। ये सब नाम इंपॉर्टेंट चीज है। इन पूना,
पूना में खोला फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आई होप ये बात आप समझ पा रहे होगे, आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी ना कि यहाँ क्या क्या चीजें हुई। सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जैसे विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने बनाया, तो विष्णु शास्त्री पंडित बनाया। फिर उसके बाद सत्यप्रकाश किसने लिखा, देन उसका देखोगे जिस कर्तन दास मूलजी हो गया। देन उसके बाद यू विल फाइंड डीके कार्वे, इनका आप देखोगे, एंड वीरेशलिंगम पंडित पुंतुलु, तो इनका भी यहाँ पर विडो रीमैरिज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन था, राइट। जैसे हमने देखा कार्वे जो थे, डीके कार्वे, वो एक विडो से ही शादी कर लेते हैं, ठीक है। और कौन थे यहाँ पर जो विडो रीमैरिज के एडवोकेट्स थे, आप देखोगे नाम बीएम मालबारी, नर्मद, जस्टिस गोविंद महादेव रनाडे, एमजी रनाडे एंड के नटराजन। सो दीज आर द पीपल जो बेसिकली विडो रीमैरिज के लिए यहाँ पर अपना एडवोकेसी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप नाम बड़ा देखोगे ज्योतिबा एंड सावित्रीबाई फुले का, कैंपेन अगेंस्ट द डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स दी विडोज। तो इन दोनों का नाम भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आपको ना ये सारे नाम ऐसे करिएगा कि जहां विडो रीमैरिज को लिख रहे हैं उसके नीचे ना सारे नाम लिख लीजिएगा, आप सारे नाम लिख लीजिए और उनके आगे उनका कुछ वर्क अगर यहां मेंशन है तो उसको लिखते चलिए। दैट इज द बेस्ट वे। आप जहां भी नोट्स बना रहे हो उसके नोट्स में आप नीचे ना जहां विडो रीमैरिज लिख रहे हो एक बार सारे नाम लिखिए। सारे नाम मतलब कौन कौन जो है वो विडो रीमैरिज का यहां पर प्रोपोनेंट है, कौन उसको यहां एक तरह से आगे बढ़ा रहा है, तो आप सारे नाम लिखिए और उनका कोई भी अगर वर्क है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज, मैंने आपको उसके लिए मोस्टली सारी चीजें बता दी हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि 1872 का एक्ट था प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज बट डिडंट अप्लाई टू हिंदूज, मुस्लिम्स एंड अदर फेथ्स। तो ये चाइल्ड मैरिज को यहाँ पर बैन करता तो है, प्रोहिबिट तो करता है, लेकिन ये अप्लाई नहीं किया गया। देन उसके बाद देखिए बीएम, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, बीएम मालबारी फॉट फॉर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, 1891 का एक्ट आया, ठीक है। पहले 1872 का एक्ट था, फिर 1891 का एक्ट आया, मैंने बताया, जिसमें ये कह दिया गया कि गर्ल्स की शादी 12 साल से पहले नहीं होगी। और इसके बाद यू विल फाइंड कि इनका मैं इनकी केस में बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको और बता देता हूं। यस, फिर आप देखिए यहां पर 1929 का केस है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आ गया, जिसको हम लोग शारदा एक्ट कहते हैं। शारदा एक्ट मैंने आपको बताया, शारदा एक्ट में क्या हुआ, शारदा एक्ट में भाई जो मिनिमम एज थी वो 18 कर दिया गया फॉर बॉयज और 14 कर दिया गया फॉर गर्ल्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन करा दिया। देन उसके बाद 1978 में आया चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा आज का चल रहा है, एंड उसमें यहां पर जो बॉयज की एज है वो गर्ल्स की एज 18 है और बॉयज की एज मैरिज की 21 है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि ये पूरा मतलब कंट्रोलिंग दी चाइल्ड मैरिज, मैंने आपको ऑलरेडी सारे एक्ट लिखवा दिए ना। तो फोकस इज ऑन एक यहाँ पर केस स्टडी है एंड दैट इज अबाउट यहाँ पर रुक्माबाई राउत का केस है। तो एक्चुअली क्या था मैं आपको बताता हूँ। उसमें इनकी शादी हो गई थी 11 साल की उम्र पे और 11 साल की एज में उनकी शादी हुई। उसके बाद ये पढ़ाई करते हैं, इनके स्टेप फादर जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इनको एजुकेशन देने में। 12 साल आफ्टर 12 इयर्स ऑफ मैरिज इनके जो हस्बैंड थे यानी कि रुक्माबाई राउत के, वो कहते हैं कि भाई मुझे अलग होना है, आई डोंट वांट टू लिव विद दिस लेडी, मुझे उनके साथ नहीं रहना है, ठीक है। सो आफ्टर 12 इयर्स हस्बैंड डिमांडेड कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। रुक्माबाई रिफ्यूज्ड लीडिंग टू कोर्ट केस, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, है ना, कि हम नहीं रहेंगे, एंड कोर्ट केस हो गया, ठीक है। डिसमिस्ड हस्बैंड्स पिटीशन साइटिंग रुक्माबाई वाज मैरिड इन हेल्पलेस इन्फेंसी। तो बेसिकली कंजुगल राइट्स का डिमांड करने का मतलब ये है कि जब इनकी शादी हुई थी, रुक्माबाई राउत की शादी हुई थी, तो इनके हस्बैंड मतलब ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी, ठीक है, ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हैं। इनके स्टेप फादर ने उनकी क्या करी, वो पढ़ाई लिखाई करवाई। बात ये कि हस्बैंड का डिमांड ये होता है कि भाई हमारे साथ रहती क्यों नहीं है, हमें कंजुगल राइट्स चाहिए। कंजुगल राइट्स मतलब वो राइट्स जो एक शादी की वजह से राइज होते हैं, है ना। जैसे कोई भी राइट है, मियां बीबी के राइट जो होते हैं, एक तरह से आप हस्बैंड वाइफ है तो ऑब्वियसली जो भी मैरिज लाइफ की चीजें होती हैं वो सब चीजें होनी चाहिए लाइफ में। तो बेसिकली उसके लिए यहाँ पर आफ्टर 12 इयर्स हस्बैंड ने डिमांड किया कि कंजुगल राइट्स हमको दीजिए, शादी हुई है मेरी इनसे। तो यहाँ पर हस्बैंड की पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। तो ये कहा था कि भाई इनकी शादी तब करी गई थी जब ये हेल्पलेस इन्फेंसी में थी, ये छोटी थी, हेल्पलेस थी, उस वक्त क्या ही इनका कंसेंट था, कुछ नहीं था, ठीक है। रुक्माबाई बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फिजिशियन, पढ़ाई लिखाई करके इंडिया की फर्स्ट वुमेन फिजिशियन बनती है, ठीक है। 1884 में अब क्या हुआ कि रुक्माबाई जो है वो रिफ्यूज करती है टू लिव विद हर हस्बैंड, क्या हम नहीं रहेंगे, एंड देन शी गोज टू द कोर्ट। जब कोर्ट गई तो जज जो थी फिनी रूल्स इन हर फेवर, जज ने कहा ठीक है आपको अलग होना है, यू सेपरेट, आप अलग हो जाइए, ठीक बात है। देन एक अपील यहां करी जाती है, सॉट अगेंस्ट द जजमेंट, कि इस अगेंस्ट के जजमेंट हस्बैंड अपील करते हैं कि ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे, अलग नहीं होंगे। जब अपील करा गया तो इस अपील में 1887 के चीफ जस्टिस जो थे एंड जस्टिस फराड ओवरटर्न द फिनीज डिसीजन। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी है कि वन साइडेड जब मर्जी चाहे रहना है, जब मर्जी नहीं रहना है, आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, रहना पड़ेगा। यानी कि यहां पर रुक्माबाई के ऊपर एक मैंडेटरी कर दिया कि नहीं आपको रहना पड़ेगा। बट फाइनली यू विल सी कि रुक्माबाई फिर भी मना कर देती है कि हम नहीं रहेंगे, और जब वो मना करती है यानी कि उस जजमेंट को एडहेयर नहीं किया जाता है तो उनको उठा के यहां पर क्या करते हैं, इंप्रिजन कर दिया जाता है। रुक्माबाई इज नाउ इंप्रिजन्ड। लेकिन जब ये मामला पहुंचता है क्वीन विक्टोरिया
इंटरवीन करती हैं इस चीज में, एंड देन सेट्स असाइड द सेंटेंस, इनकी सेंटेंस को हटा दिया जाता है। एंड हियर फ्रॉम हियर यू विल फाइंड कि चाइल्ड मैरिज को लेकर यहां से यू विल फाइंड कि एक अटेंशन मिलता है कि बच्चों की लेकर शादी, ये सब चीजें जो है वो केस यहाँ आता है। तो रुकमा बाई बेसिकली उनकी शादी बचपन में हो गई थी, उनके हस्बैंड ने डिमांड किया 12 साल के बाद कि हमको कंजुगल राइट चाहिए भैया, है ना, शादी बचपन में हो गई, तब हस्बैंड भी बच्चे थे, तो यही बच्चे थी, शादी हो गई। लेकिन जब 12 साल के बाद जब ये सब मतलब बड़े बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि कंजुगल राइट चाहिए, कंजुगल राइट चाहिए, शादी के सारे राइट्स हमको मिलने चाहिए। तो उस वक्त रुकमा बाई ने मना कर दिया कि हम तो नहीं रहेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और उस वक्त उनकी पिटीशन को अलाउ भी कर दिया गया। तो बाकी कहानी मैंने आपको बता दिया कि ये आगे चल के इंडिया की फर्स्ट वुमेन सर्जन फिजिशियन बनती हैं। 1884 में आप देखोगे मना कर देती है अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, कोर्ट चली जाती हैं, जज जो है फिने व्हाटएवर पीने रूल्स इन हर फेवर, उनके फेवर में आता है। देन उसके बाद अपील होता है, अपील में इनके खिलाफ जजमेंट चला जाता है, और जब जजमेंट खिलाफ जाता है तो ये उस मना कर देती है हम साथ नहीं रहेंगे, इनको इम्प्रिजमेंट कर दिया जाता है। इम्प्रिजन कर दिया गया तो रुकमा बाई जो है इनका केस क्वीन विक्टोरिया के सामने पहुंचा। देन शी इंटरवीन्स एंड ये कहती है कि नहीं ये गलत है। यहां से रुकमा बाई का केस जो है ये एक्चुअली चाइल्ड मैरिज का मामला जो है, वुमेन के राइट्स का मामला पिक्चर में लेके आता है, और यहां से बड़ा जो है वो सिनारियो बनता है, ठीक है। ये शायद मेरे ख्याल से आपको स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट केस था, इसलिए मैं आपको बताया केस इन द सेंस कि यहां से मैं बताना चाहता था कैसे एक चाइल्ड मैरिज का मामला जो है वो सरफेस यहां पर होता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। इंडियन रिफॉर्मर्स फॉर्म रुकमा बाई डिफेंस कमेटी फॉर्म किया गया टू ब्रिंग अटेंशन टू अ केस, यहां पर यह भी हुआ था, ठीक है। एक रुकमा बाई डिफेंस कमेटी यहां फॉर्म की जाती है। रुकमा बाई बिकम्स चीफ मेडिकल ऑफिसर ही बनती है इन सूरत, एक ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ था सूरत में। ये रुकमा बाई जो है, रुकमा बाई बिकम्स चीफ मेडिकल ऑफिसर इन सूरत एंड कंटिन्यूज टू राइट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लगातार वो लिखती रही, और वुमेन की सेक्लूजन को लेकर लगातार वो लिखती रही। उसी का नतीजा था कि आप देखोगे 1929 एंड 1978 में क्या क्या ये आगे चल के होता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गया। देन उसके बाद हमने एजुकेशन ऑफ वुमेन के ऊपर मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीजें होंगी। चलिए आइए क्या क्या देखते हैं कि एजुकेशन ऑफ वुमेन पे क्या क्या बातें हुई। देखिए यहां पर देखिए कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ। अभी सारा फैक्ट है दोस्तों, है ना, इस फैक्ट को हम लोग जल्दी जल्दी यहां से निकालेंगे। तो एक तो कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी का यहां पर फॉर्मेशन हुआ, और ये हुआ था 1819 में, किसके द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। पहला पॉइंट, ये फैक्ट आपको नोट करना है। फिर उसके बाद देखिए बेथ्यून स्कूल यहां फॉर्म हुआ, बेथ्यून स्कूल फॉर्म किया गया था इन 1849 बाय J.E.D. बेथ्यून, ठीक है। तो ये आपको वुमेन की एजुकेशन के लिए था। तो इसके बाद आप देखिए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का भी एक यहाँ पर मूवमेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर वो खुद 35 गर्ल्स के साथ एसोसिएटेड थे इन बंगाल, जिनको पढ़ा लिखा रहे थे, ठीक है। एंड कंसिडर्ड अ वुमेन पायनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आप देखिएगा, जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाऊ दाजी प्रमोटेड गर्ल्स स्कूल्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गर्ल्स के स्कूल को प्रमोशन मिला, किसके द्वारा, जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाऊ दाजी के द्वारा। ये सारा फैक्ट्स है, ऐसे आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा वुमेन एजुकेशन के अंदर, है ना। यहां पर मैंने आपको ये चार्ट बनवाया था, जहां पर मैंने आपको ये चार्ट बनवाया हुआ है, इसी के अंदर आप जहां पर हेडिंग में ये सारी बातें आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए ऑल राइट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ वुमेन है। जगन्नाथ शंकर सेठ प्रोवाइडेड अकोमोडेशन फॉर अ गर्ल्स स्कूल इन बॉम्बे। तो एक तो ये हो गया, इनका नाम हमने देखा था, क्या किया, इनका क्या इंपॉर्टेंस था जगन्नाथ शंकर सेठ का, भाई इन्होंने बॉम्बे में गर्ल्स स्कूल के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया था, है ना, ताकि गर्ल्स के लिए स्कूल वगैरह जो भी हो चल पाए, रह पाए। भाऊ दाजी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, भाऊ दाजी लैड चैंपियन फीमेल एजुकेशन एंड गर्ल्स स्कूल फाउंडेड इन हिज नेम, इनके नाम पे यहां पर गर्ल्स स्कूल था, तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन में देख लिया। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई फुले। ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई फुले वेर नोटेबल पायनियर्स, वुमेन एजुकेशन की बात ये लोग कर ही रही थी, तो यहां पर आप लोग इसका पॉइंट नंबर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 5। फोर्थ में आपके 2 पॉइंट्स थे, जगन्नाथ शंकर सेठ इन्होंने क्या किया, अकोमोडेशन दिया, है ना, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, और भाऊ दाजी इन्होंने स्कूल्स खोले लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हो गई। नेक्स्ट, ज्योतिराव फुले इंकरेज, अब इन्होंने क्या किया, ज्योतिराव फुले इंकरेज वाइफ सावित्री टू रीड एंड राइट, ओपन फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे। अब ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है 1848 में। तो ज्योतिराव फुले इंकरेज्ड वाइफ सावित्री टू रीड एंड राइट, अब उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई आपको पढ़ना लिखना चाहिए, है ना, और फिर फर्स्ट स्कूल ओपन किया फॉर गर्ल्स इन पुणे 1848। फुले एंड सावित्री भाई शेयर टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर साथ में लेके चल रहे थे ये लोग, है ना, और गर्ल के एजुकेशन के लिए काफी कुछ उन्होंने यहां पर किया। सावित्री बाई बिकेम फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर इन मॉडर्न इंडिया। इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, इसको नोट कर लीजिएगा,
ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, तो प्लीज नोट ये नोट कर लीजिएगा। देन फूले ओपन सेवरल मोर स्कूल्स, कई सारे स्कूल खोलेगा। इंडिजिनस एफर्ट्स के यहाँ पर बहुत सारे, विदाउट द हेल्प फ्रॉम अथॉरिटीज, अंग्रेजों से यहाँ हेल्प नहीं लिया गया। फेस्ड ह्यूज ऑपोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स सेक्शन सोसाइटी, और सोसाइटी का ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, बट ऑब्वियसली बात तो क्रिटिसाइज करेगा कि अरे भाई औरतों को कैसे आप यहाँ बाहर जाने दे रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या किया गया और क्या क्या सोसाइटी खोली गई? अलेक्जेंड्रा सोसाइटी ऑफ पारसीज, इसको ओपन किया गया 1863 में। ठीक है, ताकि एजुकेटिंग द पारसी वुमेन गर्ल्स, उनको पढ़ाने के लिए। एक इंपॉर्टेंट नाम ये है, कोर्नेलिया सोराबजी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1887। फैक्ट है दोस्त, अगेन लिख लीजिएगा। और ये काफी काम करते हैं, यहां पर काम करती हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ वुमेन इन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के लिए काफी बात करते हैं। देन इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी का डिक्लेरेशन आता है, और चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जो कि गर्ल्स की एजुकेशन के लिए काफी बात करेगा अगेन। ठीक है, एम्फसाइज फीमेल एजुकेशन, 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे वुड्स डिस्पैच को, आपके स्पेक्ट्रम में कभी आगे चल के आएगा कि क्या था वुड्स डिस्पैच। ठीक है, वुमेन का मेडिकल सर्विस, ये ट्रेनिंग शुरू होती है, ट्रेन्ड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स 1914 में शुरू हुआ। ठीक है, एंड इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी भी खोली गई, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। और आपको देखोगे, आज भी देखोगे, ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, आज भी यहां पर आपको मिलेगा। ये खोला गया था, प्रोवाइडेड एजुकेशन टू वुमेन इन 1960। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वुमेन के एजुकेशन के उस कॉलम में आप लोग लिखिएगा। ये सारा फैक्ट है, एक एक करके सारे नाम आप लोग यहां मेंशन कर लीजिएगा। आपको लगभग 8-10 नाम जो है यहां पर मिलेंगे, वो सारे आपको नोट करने पड़ेंगे। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव आल्सो। ठीक है, हाँ, आप कहोगे सर ये तो रट्टा हो गया, बट क्या कर सकते हैं, कुछ हिस्ट्री है तो कुछ फैक्ट तो होंगे, और याद कैसे करेंगे? टाइम एंड अगेन आप जब उसको रिवाइज करोगे तो आपको तभी याद होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। डफरिन हॉस्पिटल्स भी खोले गए, और देखिए क्या क्या हुआ। डफरिन हॉस्पिटल्स प्रोवाइडेड हेल्थ फैसिलिटीज फॉर वुमेन इन 1818। एक तो ये हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे सरोजिनी नायडू, आपको पता है सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, राइट भाई। उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर बनती है, यूनाइटेड प्रोविंस जब वो था 1947 से 49 के बीच में, राइट। वुमेन एसोसिएशन यहाँ पर देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन लेड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन का वुमेन्स मूवमेंट इमर्ज्ड आफ्टर 1920 और शुरू होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट था कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, इसको स्टार्ट करिएगा 1927, अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस इमर्ज्ड। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस भी यहां पर जो है वो होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं यहां पर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लाए गए थे, और इन सब के नाम ही जो है जो हमको याद करने पड़ेंगे, और कोई तरीका इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं एक एक करके। कुछ नाम यहां दिए गए, बहुत सारे नहीं है, फिर भी आपके लिए नोटेबल है। देखिए, पहला नाम है भारत श्री महामंडल। नाउ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नाउ 1910 में क्या हुआ, सरला देवी चौधरानी फाउंडेड भारत स्त्री महामंडलम इन इलाहाबाद। एक तो ये फैक्ट है, इसको एज इट इज आपको याद करना है। ठीक है, एज इट इज आपको याद करना है कि भाई सरला देवी चौधरानी फाउंडेड द भारत स्त्री महामंडलम इलाहाबाद में। ठीक है, ये पहला मेजर इंडियन ये पहला मेजर ऐसा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वाला ये मूवमेंट था, सेटअप बाय दी वुमेन, राइट। इसका एम क्या है? एजुकेशन प्रमोट करना, पर्दा सिस्टम को अबॉलिश करना, ठीक है, एंड देन इंप्रूव द वुमेन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। ये सारा इसका जो काम था। आपको इसका यहाँ पर ये नाम और किसने स्टार्ट किया वो पता होना चाहिए, इसका लोकेशन भी आपको इलाहाबाद पता होना चाहिए। नेक्स्ट, देन लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, ये भी शुरू किया गया, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, प्लीज नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारत महिला परिषद, एक्चुअली बोर्ड बड़ा शाइन कर रहा है, यस, भारत महिला परिषद, फाउंडेड बाय रमाबाई रनाडे 1904। भारत महिला परिषद अंडर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इतना ही है, 2 हो गया। आर्य महिला समाज, ये नोट करिएगा, फाउंडेड बाय पंडिता रमाबाई सरस्वती, इंपॉर्टेंट, बस आपको ये नाम इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वही वुमेन एजुकेशन, इसमें बार बार कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सारा वुमेन एजुकेशन के अंदर ही लिख रहे हो, तो हर बार आपको एम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए और किसने उसको फॉर्म किया, ये चार्ट बना लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको बताया मेडिकल एजुकेशन फॉर वुमेन, लेडी हार्डिंग कॉलेज, लेडी डफरिन कॉलेज, ये यहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है, लेडी डफरिन कॉलेज। देन रमाबाई रनाडे एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ आर्य महिला समाज इन बॉम्बे। एक जो ब्रांच है इस पर्टिकुलर आर्य महिला समाज की बॉम्बे में भी खोली जाती है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ और नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, अब ये आप देखोगे तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वुमेन 1925, यहां पर देखिए नाम आता है मेहरीबाई टाटा, एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मेंबर्स आप देख लीजिए इसके कौन कौन थे, कोर्नेलिया सारभजी, ताराबाई प्रेमचंद, शाफी तैयब जी, महारानी सुचारू देवी। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, इनके मेंबर्स की बात हो रही है, इनके मेंबर्स की बात यहां पर हो रही है। क्रिटिसाइज्ड
अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंग्लिश को नहीं पढ़ने, आप वुमेन को नहीं पढ़ने दोगे तो क्रिटिसाइज करेंगी, क्योंकि हम लोग वुमेन के एजुकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दे आर क्रिटिसाइजिंग अपर क्लास इंग्लिश वुमेन्स फिलैंथ्रोपी स्टाइल, उसको यहां पर क्रिटिसाइज करा जा रहा था। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, जिसको मैंने आपको कहा था कि स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वाकई इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा ही लीजिए आप लोग, है ना। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है। पहला चीज तो इसको मार्गरेट कजन्स ने शुरू किया था, फाउंड किया था 1927 में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, मेंबर कौन कौन थे इसके, इस पर्टिकुलर आपके कॉन्फ्रेंस में, चिमनाबाई गायकवाड़, देन रानी साहिबा ऑफ सांगली, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेडी दोराब टाटा, ये सब चीजें यहाँ, ये सब इनके मेंबर्स हो गए। सोशल जस्टिस, ये सब इनका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स थे, है ना। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हो, सोशल जस्टिस हो, इंटीग्रिटी हो, इक्वल राइट्स हो। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, शारदा एक्ट 1929 का, वुमेन्स हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, ये सब इन्हीं लोगों की यहाँ पर देन थी, इन्हीं लोगों के प्रोटेस्ट और इन्हीं लोगों के एफर्ट्स की वजह से ये सब चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें यही है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट चीज है जो हमें यहां कवर करनी है, दैट इज अबाउट द स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पर 4-5 पॉइंट्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, और उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा देखिएगा, मतलब बेसिकली हमको पढ़ना यह है कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कास्ट का हम समझ सकते हैं कि एलिमिनेशन किया गया, है ना। मैं इस वाले चार्ट में वापस लाता हूं आपको, इस वाले पॉइंट पे, ये देखिए। तो हमने वुमेन के स्टेटस पे बात करी, मेन गोल्स के अंदर, मेन गोल्स ऑफ सोशल रिफॉर्म क्या थे, वुमेन स्टेटस, हमने इस पे अच्छे से बात करी, वुमेन के एसोसिएशंस के बारे में बात करी, वुमेन, हमने एजुकेशन के बारे में बात करी कि वुमेन की एजुकेशन कैसे हुई, क्या क्या चीजें ओपन हुई, कौन कौन से स्कूल खोले गए, और एक वुमेन के हमने एसोसिएशन की बात करी। अब हम अनटचेबिलिटी पे बात करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम बात करेंगे यहाँ पर कास्ट इनइक्वालिटीज की। चलिए एक बार उसको फोकस करते हैं, 5 मिनट का और है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं दोस्तों, मतलब इट इज जस्ट वेरी फैक्चुअल। तो मैं कॉन्सेप्ट समझा के फिर इसको यहाँ पर एंड करना पसंद करूंगा, ठीक है। चलिए कुछ है, ज्यादा है नहीं सर, समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिएगा, देखिए यहां पर ये बोला गया, सिंपल सी बात है कि सोसाइटी के अंदर आपको पता है 4 फोल्ड डिविजन्स थे। ऑब्वियस सी बात है, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा था, ठीक है। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्रास हो गए, राइट। तो ये 4 फोल्ड डिवीजन सोसाइटी में चल रहा था। लेटर वैदिक कॉन्सेप्शन ऑफ 4 फोल्ड डिविजन ऑफ हिंदू सोसाइटी यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। और सब डिवाइडेड, मतलब आपको सब यहां पर और सब कास्ट देखने को मिलती हैं। और सब कास्ट क्यों आई, ये हमने ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री में समझा था कि जैसे बहुत सारे आपको क्या हुआ कि बाहर से लोग इन्वेजन किए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुषाण आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाकाज आए, है ना, इंडो ग्रीक्स आए, सब लोग यहां पर आए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत की सोसाइटी में मिक्स होते गए। अब चूंकि ये लोग राजा महाराजा थे, ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है कि इनको क्षत्रिय कहा गया। लेकिन चूंकि ऑब्वियसली इंडिया वाले क्षत्रिय नहीं थे, तो कहीं ना कहीं सब कास्ट बनाई गई। तो इस प्रकार से सब कास्ट का यहां पर क्या हुआ, फैलाव हुआ। बहुत सारी सब कास्ट जो जन्म होती है, ऐसा थ्योरीज दी जाती है कि ऐसी जन्म होता है, ठीक है। तो यहां पर ड्यू टू द रेशियल एडमिक्सचर हुआ, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की वजह से, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट्स, इन सब की वजह से हम देखते हैं कि यहां पर डिफरेंट सब कास्ट भी फॉर्म होना शुरू होती है, ठीक है। अब यहां पर व्हाट इज दिस हिंदू चतुर्वर्ण आश्रम कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट यह है कि कास्ट ये डिटरमाइन करती है स्टेटस, ये क्या स्टेटस है, एंड रिलेटिव प्योरिटी ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। तो कास्ट ही है जो डिटरमाइन करती है कि भाई स्टेटस क्या है लोगों का, और साथ ही साथ कि भाई कोई कितना प्योर है। अगर वो अपर दी कास्ट होगा, जितना हाई कास्ट पे होगा उतना प्योर होगा, नीचे है उतना ज्यादा वो क्या होगा, वो बेसिकली इंप्योर होगा, ठीक है। सो कास्ट डिटरमाइन एजुकेशन। अब कास्ट बहुत सारी चीजों को डिटरमाइन कर रही है, कौन पढ़ सकता है, किसको पढ़ने का अधिकार है, कौन वेदास को पढ़ सकता है, कौन वेदास को नहीं पढ़ सकता है। तो ये कास्ट डिटरमाइन कर रही है। कास्ट डिटरमाइन कर रही है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कौन होगा जो प्रॉपर्टी को ओन कर पाएगा। तो ये कास्ट का डिटर्मिनेशन, समझ रहे हो ना। कास्ट इज डिसाइडिंग कि आपकी जो कास्ट होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा, प्रोफेशन क्या होगा आपका, कास्ट डिसाइड कर रही है। किसके साथ आप खाना खा सकते हैं, किससे आप शादी कर सकते हैं, ये सब चीजें कास्ट यहां पर डिफाइन कर रही है, ठीक है ना। कास्ट डिसाइड कर रही है सोशल लॉयल्टीज को, इवन बिफोर बर्थ, सब कुछ, मतलब बर्थ से पहले ही यहां पर कास्ट जो है डिटरमाइन कर दे रही है, राइट। आपको क्या कपड़ा पहनना अलाउड है, क्या आप खा सकते हो, कहां पर आप रहोगे, ये सब चीजें कास्ट डिसाइड कर रही है। हमने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री में कि जब चांडाल्स गांव के अंदर एंटर करते हैं तो उनको बेसिकली क्या, उनको घंटा ऐसे आवाज लगानी पड़ती है कि भाई हम आ रहे हैं, तो ताकि लोग जो है हट जाएं, कोई उनके रास्ते में ना पड़े। तो ये सब चीजें कास्ट जो है वो देखिए बता रही है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या होगा, आप पानी कहां से पियोगे, आपकी एंट्री है ना इनटू टेंपल्स, ये सब चीजें हुई। तो बेसिकली ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, ये सब कास्ट के जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, है ना, ये जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन था उसके खिलाफ जो स्ट्रगल है वो हमें यहां पढ़ना है, ठीक है, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। और क्या हो रहा था वैसे तो और भी चीजें हैं, जैसे वर्स्ट हिट ग्रुप, अनटचेबल्स जो थे,
ये सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट थे, है ना, जिसको हम शेड्यूल कास्ट बोलेंगे, दलित्स कहेंगे, ठीक है, राइट। तो डिस्क्रिमिनेटरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ कास्ट इंपोज्ड ह्यूमिलेटिंग एंड इनह्यूमन डिसेबिलिटीज। तो ऑब्वियसली बात है, आप देखोगे कि इनको बिल्कुल बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, है ना, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी बाय बर्थ, इनका कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। तो दे वर द वर्स्ट हिट ग्रुप, they were the worst hit group। तो यहां पर आता है कि भाई फैक्टर्स दैट हेल्प टू मिटिगेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो वो क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको मिटिगेट कर पाए। मिटिगेट समझते हो ना, कैसे हम इससे लड़ पाए, हम कैसे इससे लड़ाई कर पाए, यानी कि कैसे हम इसको एलिमिनेट कर पाए, कैसे हम इसको फिनिश कर पाए। जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, हाउ वी विल फाइट, ठीक है, कैसे हमने किया। तो चलिए उस फैक्टर्स यहां पर देखते हैं। पहला फैक्टर है ब्रिटिश रूल। तो सीधी बात यही है कि ब्रिटिश रूल जो है जब आया तो ब्रिटिश रूल में बहुत सारी जो ऐसी चीजें थी उनकी सोसाइटी, उनके कल्चर वाली चीजें, जिनको देखकर हमको ये लगा कि नहीं यार, हमें भी है ना, हमें भी चीजें करनी चाहिए, हमें भी इस तरह की पुरानी चीजों को ओवरकम करना चाहिए। सो बेसिकली ब्रिटिश रूल आया तो उसने हमारी कास्ट जो कॉन्शियसनेस थी ना इंडिया में, उसको यहाँ पर वीक कर दिया। अभी चाहे नोइंगली हो चाहे अननोइंगली हो, ब्रिटिश के आने की वजह से हमारा कास्ट कॉन्शियसनेस था वो यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अनइंटेंडेड मेजर, जैसे मैंने कहा ना, अनइंटेंडेड हो सकता है इंटेंशन ना रहा हो उनका, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों रहा। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, फ्री स्केल ऑफ लैंड अपसेट कास्ट इन इक्वेशंस। अब जब यहां पर फ्री सेल ऑफ लैंड हो रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहां पर सिनेरियो आ गया, तो जाहिर सी बात है कास्ट की जो इक्वेशंस थी, कौन जमीन खरीद सकता है, कौन जमीन ओन करेगा, ये सब यहां पर डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, ठीक है। कास्ट एंड वोकेशन लिंक ब्रोक एज विलेज, ये ऑटार्की मतलब ऑटोक्रेसी, वो डिक्लाइन हो गई विलेज के अंदर, यानी कि कौन रूल कर रहा है, वो जो एक मोनोपोली होगी वो खत्म हो गई, ठीक है। तो हुआ क्या कि चूंकि बहुत बड़ा कॉमर्स शुरू हो गया था, इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, यानी कुल मिला के एक इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो रहा था। और जब भी इकोनॉमी चेंज होती है ना, तो आपको पता है सोसाइटी विल ऑलवेज चेंज। जब भी इकोनॉमी चेंज होगी उसका इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़ेगा। जब लोगों का पैसा आना शुरू होगा ना, तो बट ऑब्वियसली बात, सोसाइटी में जो लोग पहले कर रहे होंगे ना वो नहीं करेंगे। इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। ये लोग खाली होते हैं, है ना, तभी लोग ये सब उल्टे सीधे काम करते हैं सोसाइटी के अंदर। अगर उनको काम पे भेजना जाना हो, भाई उनका बॉस कहे कि तुम नहीं आओगे कल ऑफिस तो तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, तो बड़ा ऑब्वियसली बात है वो आदमी इतना सोशल चीजों में नहीं घुस के वो अपने काम पे ध्यान देगा कि उसको घर चलाना है, अपनी रोजी रोटी कमानी है। तो बेसिकली क्या हुआ, इकोनॉमी बहुत चेंज हुई, जिसकी वजह से हमें सोसाइटी के अंदर भी चेंज देखने को मिलता है। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इक्वालिटी बिफोर लॉ, अंग्रेज ये सब कानून लेके आ गए थे, जिसकी वजह से क्या देखते हैं कि सोशल जो और लीगल इनइक्वालिटीज थी, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज थी, वो यहां पर खत्म होना शुरू होती है। तो एक तो पहला हो गया ब्रिटिश का रूल जो है, जिसकी वजह से हम एलिमिनेट कर पाते हैं कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को। जैसे फॉर एग्जांपल जो कास्ट पंचायत थी, लॉस द जुडिशियल फंक्शंस, ये सब चीजें खत्म हो गया। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओपन टू ऑल कास्ट, सभी कास्ट के लिए खोल दिया गया। न्यू एजुकेशन सिस्टम यहां पर ले आए, सेक्युलर हो गया, ठीक है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो गए। अभी सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आज हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। सिंपली इतना कि बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आ गए, लाइक ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामाकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सोशल कॉन्फ्रेंसेस जब शुरू हो गए, है ना। ये सब लोग अनटचेबिलिटी को यहां पर क्रिटिसाइज कर रहे थे, है ना। ये बेसिकली अटैक कर रहे थे कि किस प्रकार से आप इनको डिस्क्रिमिनेट करते हो, ठीक है। जैसे आप देखोगे आर्य समाज एम टू रिकंस्ट्रक्ट हिंदू सोसाइटी, है ना, वो एक तरह से हिंदू सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। हमने देखा था कि आर्य समाज रिवाइवलिस्ट के अंदर आता है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, है ना। अपहोल्ड द राइट ऑफ इवन लोएस्ट कास्ट, इनके भी राइट्स की बात यहां पर कर रहा था, टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स, कि स्क्रिप्चर्स को लोअर कास्ट भी, लोएस्ट कास्ट भी यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये रीजन हो गया। देन नेशनल मूवमेंट, अब अगेन नेशनल मूवमेंट है तो ऑब्वियसली बात है, जब आप पूरे देश में आजादी की भावना फैल रही है ना, तो एक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, कास्ट बेस्ड जो भी यहां पर डिस्क्रिमिनेशन है, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, उसको यहां पर खत्म किया गया। कास्ट का कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, है ना। मास पार्टिसिपेशन अगर करना है लोगों को, तो आपको ये सब चीजें खत्म करनी पड़ेगी, तभी लोग मास पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तभी सब लोग मिलकर यहां पर सामने आएंगे, राइट। तभी लोग मीटिंग करेंगे, तभी लोग सत्याग्रह कर पाएंगे, अगर आप कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को खत्म करोगे, राइट। तो आपको देखिएगा गांधी जी भी इरेडिकेट करते हैं, अनटचेबिलिटी को लिए बात करते हैं, ह्यूमैनिस्टिक ग्राउंड्स पे कहते भी गांधी जी कि स्वराज 100 सालों तक नहीं आएगा, स्वराज 100 सालों तक नहीं आएगा जब तक आप अनटचेबिलिटी एलिमिनेट नहीं करोगे, तब तक स्वराज नहीं आ सकता, है ना। तो गांधी जी आप देखोगे कि वो ऑल इंडिया हरिजन यहां पर संघ शुरू करते हैं 1932 में। ही कॉल्ड देम हरिजन, है ना, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इस तरह की सन ऑफ गॉड, व्हाटएवर इट इज। तो बेसिकली वो यहां पर उसको बोलते हैं। देन एजुकेशन हुआ, बहुत सारा एजुकेशन फैला, बहुत सारा यहां पर अवेकनिंग हुआ, एजुकेशन हुआ, तो जाहिर सी बात है लोग पढ़े लिखेंगे तो उनके लिए भी, मतलब एजुकेशन हुआ तो मूवमेंट शुरू हुआ फॉर लोअर कास्ट, है ना। यहां पर ज्योतिबा फुले का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग बार बार देख ही रहे थे कि एजुकेशन में देखा हमने कि उन्होंने कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। एंड
एक मूवमेंट शुरू किया था अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन इन महाराष्ट्र। फुले प्रायोरिटाइज एजुकेशन ऑफ लोअर कास्ट स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए यहाँ पर लोअर कास्ट की एजुकेशन की बात जो है वो यहाँ पर ज्योतिबा फुले ने करी थी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कुछ नाम है, गोपाल बाबा वलंकर, इन्होंने क्या किया, वर्कड अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने काम शुरू किया, ठीक है। देन यू विल सी वित्तल विध्वंसक फर्स्ट दलित न्यूज़पेपर था। देन अनार्य दोष, ये परिहार मंडली हो गया। एंड ऑब्जेक्टिव इनका क्या था, वही ऑब्जेक्टिव था कि अनटचेबिलिटी को हटाया जाए। तो बेसिकली तो आप अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको जो इनका पता होना चाहिए वो यही कि पहला इनका फर्स्ट दलित न्यूज़पेपर कौन है, वो ये हो गया। देन उसके बाद प्रहार मंडली या अनार्य दोष, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ये सब फैक्ट्स है, ठीक है। किसान फागुजी बंसोद पायनियर थे ये दलित मूवमेंट के। एजुकेटेड अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स विद इन हिंदुइज्म। ओपन प्रेस जर्नल्स ऑन अवेकनिंग ऑफ दलित्स, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस नाम पता कर लीजिएगा कि किस पर्टिकुलर चीज के लिए है। तो यहाँ पर अनटचेबल्स के लिए जाने जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वेरी मच फेमस, आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अपर कास्ट के लिए, अपर कास्ट टायरनी जो चल रही थी, है ना, जो एक डोमिनेंसी चल रही थी, उसकी लड़ाई लड़ते हैं, है ना। देन इंपॉर्टेंट यही है इसका, यहाँ पर मूक नायक न्यूज़पेपर था। देन बहुकृष्ट हितकरनी सभा, ये फॉर्म कराया उन्होंने 1924 में। यहाँ पर देन बहिकृष्ट भारत 1927 में फॉर डिप्रेस्ड क्लास शुरू किया। देन महात सत्याग्रह 1927 हो गया। मनुस्मृति बर्न्ड बाय अंबेडकर एंड कलीग्स इन 1927। ये सारे एक्ट जो है अंबेडकर साहब यहां पर करते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शुरू किया 1942 में। एडवोकेटेड फॉर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। देन उसके बाद ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन शुरू किया, है ना। देन सिक्योर्ड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। इनके लिए दलित्स के लिए एक स्पेशल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है उन्होंने ले लिया। तो ये सारे स्टेप्स थे जो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिए थे। अगेन यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन, है ना, क्या क्या उन्होंने शुरू किया, कौन से उनके अखबार थे, क्या क्या चीजें हैं, जस्ट राइट इट डाउन, और उसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को भी उन्होंने प्रमोट किया, प्रमोटेड बाय महाराजा नाउ, किसने, कोल्हापुर ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। महाराजा ऑफ कोल्हापुर जो है, इन्होंने यहाँ पर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को शुरुआत किया था। अब यहाँ पर ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था, है ना। एक टेंपल एंट्री मूवमेंट था कि टेंपल के अंदर एंट्री होनी चाहिए। देन उसके बाद श्री नारायण गुरु फॉट फॉर द अपर क्लास डोमिनेंस, जो अपर कास्ट डोमिनेंस केरला में चल रहा था, वो उन्होंने यहाँ पर फाइट किया था। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवी रामास्वामी नायकर और आपका ये जो नेक्स्ट है दैट इज श्री नारायण गुरु। ईवी रामास्वामी नायकर वेरी इंपॉर्टेंट, टेंपल एंट्री मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यहाँ पर हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज इट, आई थिंक कुछ और बचा नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी सरकार ने बहुत सारा यहाँ पर काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें बोली कि भैया कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस, है ना। कास्ट इक्वालिटी की यहाँ बात करी, मैंडेट कास्ट की इक्वालिटी होगी, नॉट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ब्रिटिश रूल लिमिटेड फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल अपलिफ्टमेंट जरूरत है, रिक्वायर्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट। अगर आपको किसी को सोसाइटी में अगर ऊपर लाना है, अपलिफ्ट करना है, तो बट ऑब्वियस बात है आपको उसको इकोनॉमिक पावर देनी पड़ेगी, आपको उसको पॉलिटिकल पावर देनी पड़ेगी। और इसी तरह से आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ने फाइनली आप देखोगे अनटचेबिलिटी को यहां पर अबॉलिश कर दिया और उसको उसकी प्रैक्टिस हर फॉर्म में यहां पर मना कर दी, है ना। एंड देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रमोट वेलफेयर बाय सिक्योरिंग अ जस्ट सोशल ऑर्डर इन नेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो गाइस दिस इज द एंटायर चैप्टर जो आज हमारा यहां पर था। छोटा सा चैप्टर था जैसे मैंने आपको बोला, तो जितनी चीजें थी मैंने आपको ऑलरेडी फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दी थी, बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दी है। जो भी फैक्चुअल डेटा है उसको आप लोग अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि दैट इज जस्ट फैक्ट, है ना, उसको लिखने का पॉइंट नहीं है, सीधे लिखा हुआ है, वही आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। देन गाइस मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद एंड जय भारत।